वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। स्वागत है आपका हमारी संभव सीरीज में। संभव सीरीज में हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थ्रू स्पेक्ट्रम। तो आज के सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी बातचीत हो रही है दैट इज इन आवर संभव सीरीज, और संभव सीरीज में हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थ्रू स्पेक्ट्रम। मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन वाले सेशन में ही कि यहां पर चैप्टर नंबर 1 एंड 2 यानी कि यूनिट 1 हम कवर करते हैं बिल्कुल लास्ट में, जो आप सेल्फ रीडिंग में कवर कर सकते हैं, जो आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा, बट दैट मस्ट बी कवर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। लेकिन यूनिट 2 से हमने शुरुआत की थी। चैप्टर नंबर 3 में हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में चर्चा की थी, दैट टू इन डिटेल। और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 जो आज हम कवर करने वाले हैं थ्रू स्पेक्ट्रम, चैप्टर 4। और चैप्टर 4 जो हम यहां आज कवर करने वाले हैं उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, यानी कि जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत की कंडीशन कैसी थी। इस चैप्टर का टाइटल क्या है? इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। On the eve of British conquest. Simply, when Britishers came to India, what was the situation in India? तो जब ब्रिटिशर्स की इंडिया में एंट्री होती है तो इंडिया उस समय कैसा था, इंडिया की सिचुएशन उस समय कैसी थी। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो हमारी कहानी है, जो इंडिया की हिस्ट्री की कहानी है, जो हमने पहले चैप्टर में शुरू की थी, वो आपको क्लैरिटी मिली कि शुरू होती है 1498 से। 1498 से ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि अंकल वास्को इंडिया आते हैं और उसके बाद पोर्चुगीज के बाद अलग अलग पावर्स इंडिया में आना शुरू हो जाती हैं। और ये कहानी खत्म होती है 1947 में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर जाते हैं। लेकिन यहां पर एक पैरेलल स्टोरी भी है, देयर इज वन मोर पैरेलल स्टोरी, और ये जो पैरेलल स्टोरी है वो कहीं यहां पर है। अगर मैं चर्चा कर रहा हूं इस पैरेलल स्टोरी के बारे में, you'll find the story somewhere here. Okay, so this is the story here. ये जो पैरेलल स्टोरी है ना, ये कहां से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है 1707 से। ये कहानी 1707 से शुरू होती है और ये कहानी जाती है 1857 तक, या आप इसे कह सकते हैं कि ये उसके थोड़ा आगे तक जाती है। ये स्टोरी इनफैक्ट उसके थोड़ा आगे निकल जाती है। ठीक है, तो नाउ ओके, तो जब हम इस स्टोरी की बात करते हैं तो ये स्टोरी जाती है 1862 तक। 1862 तक। तो आप देखते हैं कि एक पैरेलल स्टोरी यहां पे रन हो रही है। एक पैरेलल स्टोरी है जो यहां पे रन हो रही है। एक पैरेलल स्टोरी रन हो रही है 1707 से 1862। और ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आते हैं तो उनकी एंट्री इंडिया में कब हो रही है? ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है समवेयर हियर 1608। 1608 में ब्रिटिश इंडिया में आ रहे हैं। ब्रिटिश इन इंडिया 1608 से 1707 Britishers are expanding their commercial interest. Britishers are expanding their commercial interest. Their commercial interest. तो 1608 से 1707 के बीच में जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं, और 1707 तक उनकी जो सिचुएशन है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। आप यहां पर देखो तो 1608 से 1707 के बीच में इंडिया में मुगल्स का रूल है।
यहां पर किसका रूल है? मुगल्स का। जब ये इंडिया में अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहां पर मुगल्स का रूल है। मुगल्स में इनिशियल फेज में कौन से मुगल्स हैं जो रूल कर रहे हैं? अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि 1608 में जब वो इंडिया में आए तो रूल था जहांगीर का। जहांगीर के टाइम पर ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं 1608 में। जहांगीर के बाद शाहजहां पावर में आते हैं, तो उसके बाद इंडिया में कौन रूल कर रहे हैं? शाहजहां। शाहजहां का रूल हुआ, ठीक है। शाहजहां के बाद कौन रूल करता है? औरंगजेब रूल करते हैं। औरंगजेब रूल करते हैं, औरंगजेब। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इनिशियल फेज में 1608 से 1707 के बीच में उन्हें 3 पावरफुल मुगल एम्परर्स का सामना करना पड़ा। एंड दैट वाज द रीजन कि इनकी प्रेजेंस की वजह से दे रिसीव्ड लिमिटेड एक्सपेंशन। लिमिटेड एक्सपेंशन। चूंकि नॉर्थ इंडिया में पावरफुल मुगल्स है, लिमिटेड एक्सपेंशन। लिमिटेड एक्सपेंशन व्हाई? बिकॉज ऑफ पावरफुल मुगल्स, क्योंकि इंडिया में पावरफुल मुगल्स है। इंडिया में पावरफुल मुगल्स हैं और इसी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में बहुत एक्सपेंड नहीं कर पाए। लेकिन आप ध्यान दो, आफ्टर 1707 स्टोरी चेंज्ड, क्योंकि 1707 में क्या होता है? इन 1707 औरंगजेब डाइड। औरंगजेब डाइड। औरंगजेब के मरने के बाद 1607 में इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ गया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो पावरफुल मुगल्स थे उनका लास्ट पावरफुल एम्परर मर चुका है। और 1707 में जब औरंगजेब की मौत होती है उसके बाद मुगल्स कुड नेवर रिवाइव देमसेल्व्स। मुगल्स कभी भी खुद को रिवाइव नहीं कर पाए। सिंस मुगल्स लेटर ऑन कुड नॉट रिवाइव देमसेल्व्स, तो यहां पर दौर शुरू होता है लेटर मुगल्स का। तो ये दौर किसका है? ये दौर है लेटर मुगल्स का। दिस इज एन एरा ऑफ लेटर मुगल्स। दिस इज एन एरा ऑफ लेटर मुगल्स। ये समय है लेटर मुगल्स का। लेटर मुगल्स का जब दौर शुरू हुआ तो लेटर मुगल्स इंडिया को इंटैक्ट नहीं रख पाए। could not maintain political unity। लेटर मुगल्स इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी को मेंटेन नहीं कर पाए, ये वीक थे और मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। ये क्या थे? वीकर। और इनके वीकर होने की वजह से क्या हुआ? मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड। मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड। और जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो यह डिसइंटीग्रेशन ग्रेजुअल था। यह कैसा इंटीग्रेशन है? दिस इज अ ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन। ये एक ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन है। इस ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन के रिजल्टेंट जब लेटर मुगल्स का दौर था उसी दौरान डिफरेंट स्मॉल किंगडम्स इमर्ज्ड। क्या हो रहा है? डिफरेंट स्मॉल किंगडम्स इमर्ज्ड। डिफरेंट स्मॉल किंगडम्स इमर्ज्ड। छोटे छोटे कई सारे किंगडम यहां पर इमर्ज हुए। तो मतलब जो दौर है लेटर मुगल्स का वही दौर है राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स का। रीजनल स्टेट्स का मतलब कि आपने क्या देखा कि यहां पर तो अंग्रेज चल रहे हैं, मतलब एक कहानी तो ब्रिटिशर्स की इंडिया में चल रही है,
देयर इज वन स्टोरी ऑफ ब्रिटिशर्स की कहानी तो यहां पर चल ही रही है, ठीक है। ब्रिटिशर्स की जो ये स्टोरी है, दिस इज गोइंग ऑन, इनकी स्टोरी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर स्टोरी इज गोइंग ऑन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक स्टोरी तो इनकी चल रही है 1608 से 1947 तक, और दूसरी स्टोरी इसी के पैरेलल 1707 से 1862 में चल रही है, जहां पे मुगल्स डिक्लाइन कर रहे हैं और छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हो रहे हैं। ये छोटे किंगडम्स इतने पावरफुल नहीं है कि इंडिया की यूनिटी को मेंटेन कर पाए, एंड दैट विल बी द रीजन दैट ब्रिटिशर्स विल कैप्चर पावर इन इंडिया। सो दिस विल बी द केस हियर. This will be the case here. You need to focus on two topics here, and that is later Mughals and rise of regional states. When we will be discussing later Mughals and rise of regional states, since we are discussing India on the eve of British conquest, we will also explore the political, the economic, the social condition at that time, the development of art, architecture and literature at that time. These kind of topics will also be covered in this chapter. So now you are very much sure that what we are going to discuss in this topic, first of all we will be discussing about the later Mughals, secondly we will be discussing about the rise of regional states, and thirdly we will be discussing about the socio-economic, political and the development of art and architecture in the form of their condition in 18th century. So all these things we are going to discuss in this session, and I hope you are very much clear about it. So let's start with the later Mughals. चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं with the help of later Mughals. लेटर मुगल्स हमारा टॉपिक है, लेटर मुगल्स। सिंस अ टॉपिक इज लेटर मुगल्स, फोकस, देयर वर ग्रेट मुगल्स। ग्रेट मुगल्स, when we are saying great Mughals, it is not necessarily mean that they were very great, they were very generous, they were very marvelous. It does not cater this sense only. It is like they were mighty, they were powerful. In this sense we call them great. They were great in this sense because the later Mughals were worthless. That's why they became great. हो सकता है कि लेटर मुगल्स में उसके बाद और ताकतवर राजा आ जाते तो ये बेकार साबित हो जाते, ठीक है। सिंस अब हम देखें ग्रेट मुगल्स। ग्रेट मुगल्स से हमारा सिंपल सा मतलब यही है कि ये पावरफुल मुगल्स थे, इन्हें आप पावरफुल मुगल कहो, ठीक है। आप इन्हें माइटी मुगल कहो, आप इन्हें माइटी मुगल कहो, ठीक है। तो ग्रेटनेस का मतलब यहां यही नहीं है कि वो बहुत जेनरस थे। दे मे नॉट बी जेनरस, दे मे नॉट बी लिबरल। अकबर वॉज जेनरस इन वेरियस सेंसेस, बाकी कई सेंसेस में आपको वो जेनरस नहीं भी मिलेगा, बट इट इज लाइक कि ये चाहे जेनरस रहे हो ना रहे हो, लिबरल रहे हो ना रहे हो, ये पावरफुल थे, ये माइटी थे, एंड दिस फैक्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। दैट्स व्हाई वी कॉल देम ग्रेट मुगल्स। व्हेन वी से ग्रेट मुगल्स, तो ग्रेट मुगल्स का जो पीरियड है, ग्रेट मुगल्स का जो पीरियड है वो कब से शुरू होता है? 1526 से, और ये पीरियड कब तक जाता है ग्रेट मुगल्स का? 1707 तक। 1526 से 1707 के बीच में यू कैन सी कि इंडिया में 6 माइटी मुगल्स रूल करते हैं, और वो कौन से हैं? इनकी कहानी शुरू होती है बाबर के साथ, बाबर के बाद हुमायूं आता है, और इन दोनों के टाइम तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। इसके बाद अकबर आते हैं। क्या अकबर के टाइम पे ब्रिटिशर्स आ गए थे? नहीं। अकबर के जाने के बाद जहांगीर आते हैं, और क्या जहांगीर के टाइम पर ब्रिटिशर्स आए? यस, जहांगीर के टाइम पे, यानी कि इस टाइम पर होता है ब्रिटिश अराइवल। जहांगीर के टाइम पर होता है ब्रिटिश अराइवल, यानी कि मुगल्स में जो चौथे राजा हैं जहांगीर बादशाह, उनके टाइम पर ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना हो रहा है। आफ्टर जहांगीर देयर वाज शाहजहां, आफ्टर शाहजहां देयर वाज औरंगजेब। आजकल इनकी कब्र में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। तो ये देखो 6 मुगल्स थे जिनको हम माइटी मुगल्स बुलाते हैं। ये जब थे, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया, दे बिल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पायर।
built a strong empire in India. इनका एम्पायर इंडिया में काफी स्ट्रांग रहा. Built a very strong empire in India. इंडिया में इनका एक ताकतवर एम्पायर था. Created political unity. Created political unity and developed a feudal system. Developed a feudal system. इनके टाइम पर एक फ्यूडल सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं मनसबदारी. हर एरिया को एक मनसबदार दे दिया जाता था. यहां पर मनसबदार, यहां पर मनसबदार, यहां पर मनसबदार, यहां पर मनसबदार. ये जो मनसबदार होते थे एक सर्टेन एरिया गवर्न करते थे. उस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इनके पास होती थी और ये वहां से मिलिट्री सपोर्ट और रेवेन्यू सपोर्ट दिया करते थे मुगल बादशाह को. मनसबदार जब तक राजा ताकतवर रहा तब उस तक उसे फॉलो करते रहे और मनसबदारी सिस्टम वाज वेरी थ्राइविंग, वेरी सॉलिड. लेकिन जब राजा कमजोर हुआ तो ये मनसबदार अलग अलग एरियाज में पावरफुल हो गए. इन्होंने पूरे पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट को डिसइंटीग्रेट किया और पावर ग्रैब करने के लिए बादशाहों को कठपुतली की तरह भी इस्तेमाल किया. तो वो मनसबदारी जो कभी मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी का कॉज हुआ करती थी वो बाद में इसके डिसइंटीग्रेशन का कॉज बन गई. सो सिंस जो मुगल एम्पायर था दैट वाज अ फॉर्म ऑफ मिलिशिया स्टेट, यानी कि वो मिलिट्री पावर के बेसिस पर अपने स्टेट को गवर्न करते थे. तो जब मिलिट्री पावर कमजोर हुई तो स्टेट का डिसइंटीग्रेट हो जाना वाज वेरी नेचुरल. देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ ऑड इन इट. आई होप यू गॉट द पॉइंट. लेकिन हम देखते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब थिंग्स चेंज्ड. जब औरंगजेब की डेथ होती है तो कहानी चेंज हो जाती है. औरंगजेब औरंगजेब ने दो पॉलिसीज ऐसी अपनाई जिसकी वजह से मुगल एम्पायर वीक हो गया. पॉलिसीज दैट वीकेंड मुगल एम्पायर. Policies that weakened मुगल एम्पायर. उसने कुछ पॉलिसीज ऐसी चलाई जिससे मुगल एम्पायर कमजोर हो गया. सो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज ही रन. उसने ऐसी दो पॉलिसीज चलाई जिससे उसने मुगल एम्पायर को कमजोर किया. एक थी उसकी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी. एक तो थी उसकी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी. ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसीज. उसकी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से जो उसने टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन किया और इस्लाम को लेकर जो उसने ऑब्सेशन दिखाया उसकी वजह से उसने इंडिया में तीन पावरफुल ग्रुप्स को नाराज कर दिया. उसने दुश्मनी ली किससे? ऑल टाइम फेवरेट्स राजपूतों से. राजपूत जो हमेशा से बहुत ताकतवर हुआ करते थे और उनका एलिजियंस अवेल करने के लिए मुगलों ने उन्हें रेस्पेक्ट ग्रांट की थी, उनको रिलीजियस फ्रीडम ग्रांट की थी. औरंगजेब ने वो उनसे छीन ली, उनकी रेस्पेक्ट और उनकी रिलीजियस फ्रीडम, उनकी ऑटोनॉमी, जिसकी वजह से राजपूत मुगलों के खिलाफ हो गए. अपार्ट फ्रॉम राजपूत उसने दुश्मनी ली मराठास से. छत्रपति शिवाजी महाराज को उसने हमेशा हल्के में लिया. उसने कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया कि ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो मुगल बादशाह को और उसकी पावर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. उन्होंने हमेशा उन्हें डेक्कन में एक रेबेलियन की तरह देखा. वो उससे ज्यादा उन्हें कभी कुछ नहीं समझ पाए. मुगल्स के लिए मराठास नासूर बन गए. उन्होंने मुगल एम्पायर को चबाकर फेंक दिया. मुगल एम्पायर मराठास के ब्लो को बियर नहीं कर पाया और धीमे 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 डिस्ट्रॉय हो गया. नाउ अपार्ट फ्रॉम मराठास उन्होंने अपनी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज की वजह से दुश्मनी कर ली सिखों के साथ. सिख जो एक न्यू इवॉल्विंग फेथ था उसने कन्फ्रंटेशन फेस किया ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक बादशाहों का. और फिर जो सिखों का कन्फ्रंटेशन था वो भी बहुत एविडेंट लगाता है मुगलों को, स्पेसिफिकली आफ्टर औरंगजेब. वो उसकी ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज थी जिससे राजपूत, मराठा और सिख तीनों नाराज हो गए. अपार्ट फ्रॉम दैट हिज डेक्कन पॉलिसी. You must have a question. What is this Deccan? If I need to answer what is this Deccan, I will simply say, suppose this is a map of India. It must not be very okay. But
समझ लो, यहां पर आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट एंड दैट विल बी वेस्टर्न घाट. सो this is Eastern Ghat and Western Ghat, and that is the junction where Eastern Ghat and Western Ghat meet. So the entire area between the Eastern Ghat and Western Ghat, this complete area between the Eastern Ghat and Western Ghat is called as Deccan. Got the point? So this is the area of Deccan. ये है Deccan. मुगल्स की हमेशा से एस्पायरेशन थी कि वो डेक्कन को जीतें. औरंगजेब ने डेक्कन को जीतने में बहुत ज्यादा स्पेंट मनी एंड सोल्जर्स टू कैप्चर डेक्कन. डेक्कन को जीतने के लिए उसने बहुत पैसे बर्बाद किए और बहुत सोल्जर्स डिस्ट्रॉय करवाए. एंड बिकॉज ऑफ दैट when Aurangzeb died, Mughal Empire या मुगल ट्रेजरी कहिए आप, मुगल ट्रेजरी, just call it Mughal treasury. Mughal treasury was empty. And Mughal army was demoralized. So the Mughal Empire declined during the phase of later Mughals. We cannot give the entire blame to the later Mughal rulers because the situation was worse even before their arrival, even before their rise. औरंगजेब काफी चीजें बर्बाद करके गया था because of his orthodox religious policies and his Deccan policy. Although he was very powerful, so he could sustain his power in India, but after him there was need of a very strong ruler like Akbar. And Mughals were not fortunate enough to get such a ruler. They got Bahadur Shah I, a very old ruler who followed a pacifist policy and tried to reconcile each and everyone. And that was not enough at that time, because at that time there was need for a very sound economic policy and very sound administrative policy that these rulers could not provide. And that became a very fundamental reason for the decline of Mughals when Aurangzeb died in 1707. So in 1707, when Mughal Emperor Aurangzeb died, what was the situation that we are exploring here? 1707, Aurangzeb died. When Aurangzeb died, there was war of succession. Among three sons. उसके तीन बेटों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ. क्यों? बिकॉज इन मुगल्स no system of primogeniture. What is this primogeniture? Primogeniture simply means the eldest son will be the king. Clear tradition. For eldest son
to be king. Clear tradition for eldest son to be king. Very popular among Hindu kings. ये हिंदू किंग्स में बहुत ही पॉपुलर था. Popular among Hindu kings. So it was popular among Hindu kings, but the system was not in Mughals. That's why his three sons contested against each other. So Aurangzeb died in Agra, and when Aurangzeb died, there was war of succession among three sons. Among three sons. So we can see here कि उसके जो तीन बेटे थे वो तीन रीजन्स के लिए लड़ते हैं. काबुल, गुजरात और डेक्कन. काबुल, गुजरात और डेक्कन. ठीक है, काबुल, गुजरात और डेक्कन. सो दिस इज काबुल, this is Gujarat, and this is Deccan. काबुल, गुजरात और डेक्कन ये तीन रीजन्स हैं जिनको लेकर वहां पर विवाद शुरू हुआ. ठीक है, काबुल को उस समय रूल कर रहे हैं. काबुल इज बीइंग रूल्ड बाय, ये है काबुल. काबुल को रूल कर रहे हैं सबसे बड़े बेटे मुअज्जम. गुजरात को रूल कर रहे हैं सेकंड नंबर के बेटे आजम शाह. ये सब रीजनल गवर्नर्स हैं. और डेक्कन को गवर्न कर रहे हैं सबसे छोटे बेटे कामबख्श. कामबख्श डेक्कन को गवर्न कर रहे हैं. जैसे ही खबर मिलती है, एज सुन एज द न्यूज स्प्रेड दैट औरंगजेब इज डाइड, आजम शाह इमीडिएटली मार्च्ड टू द कैपिटल. आजम शाह तुरंत जाते हैं और गद्दी कब्जा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो गद्दी कब्जाएगा गद्दी उसकी हो जाएगी, तो वो तुरंत गद्दी कब्जा लेते हैं. लेकिन जब खबर लगती है बड़े बेटे मुअज्जम को, तो मुअज्जम अपनी आर्मी लेकर अटैक करते हैं ओवर आजम शाह. और ये जो कंटेस्ट होता है, इसमें मुअज्जम की ओर से अटैक हुआ है आजम शाह के ऊपर, और मुअज्जम आजम शाह को मार देते हैं और मुअज्जम पावर में आ जाते हैं. बाद में हम देखते हैं, ये 2 साल बाद की कहानी है, अभी निपटा देता हूं. डेक्कन से कामबख्श भी एफर्ट करते हैं मुअज्जम को हराने का, ऑल्दो कामबख्श वाज आल्सो नॉट सक्सेसफुल. एंड इन दिस वे both the brothers Ajam Shah and Kambakhsh were killed, and मुअज्जम became the king. मुअज्जम बन गए राजा. मुअज्जम became king. मुअज्जम became king. मुअज्जम राजा बन जाते हैं. मुअज्जम जब राजा बने तो उन्होंने कहा कि मैं राजा बन गया हूं तो मुझे एक चाहिए फैंसी सा नाम, एक बढ़िया धमाकेदार धाकड़ नाम. लोग ऐसे जब बुलाएंगे तो कहेंगे बादशाहों के बादशाह, शाहे शहंशाह, सबसे ज्यादा ताकतवर, अपने 2 भाइयों को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाले महाराजा धीराज आ रहे हैं, मुअज्जम. अजीब नहीं लगेगा? मतलब इतना बड़ा, मतलब यह है कि ऐसे ही है कि एबीसी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं पिंटू. अब कोई पिंटू ऑफेंड नहीं होगा, मतलब इट्स नॉट लाइक ना, ऐसे भारी भरकम नाम होना चाहिए ना, संजय सिंघानिया टाइप का. एबीसी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं संजय सिंघानिया. लग रहा है कि संजय सिंघानिया एबीसी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक होंगे, नाम से ही लग रहा है, चाहे ना हो लेकिन नाम से लग रहा है. अब ऐसे मुअज्जम बादशाह, मतलब कितना अजीब नाम है. तो उन्होंने कहा देखो नाम तो दूसरा रखना पड़ेगा. बोले हाँ जी नाम दूसरा रखते हैं. तो बोला गया कि भाई नाम और क्या रखें. तो बोले देखिए आप अपने 2 भाइयों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, तो मतलब आपका नाम
मतलब कितना बहादुरी का काम है, अपने भाइयों को दौड़ा के मारो, इससे बड़ा बहादुरी का काम क्या हो सकता है। तो आप ऐसा करिए, अपना नाम बहादुर रख लीजिए, और आप बादशाह हैं तो आप अपना नाम बहादुर बादशाह रखते, बहादुर बादशाह लंबा, बहादुर शाह रख लेते हैं, ठीक है, बहादुर शाह रख लो, ठीक है। तो इन्होंने अपना नाम रख लिया बहादुर शाह, बहादुर शाह, तो इनका नाम हो गया बहादुर शाह। क्योंकि बाद में एक बहादुर शाह और आए, तो इनका नाम एक्चुअली में हमने बहादुर शाह 1 रख दिया, और यहीं से शुरुआत होती है लेटर मुगल्स की। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लेटर मुगल्स। कहानी शुरू हो चुकी है लेटर मुगल्स की। लेटर मुगल्स, उत्तरवर्ती मुगल शासक। वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटर मुगल्स एंड द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम विद बहादुर शाह 1। तो इस पूरे टॉपिक को हम इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। ये जो पूरा टॉपिक है इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पॉलिटिकल में हम सबसे पहले लेटर मुगल्स कवर करेंगे, फिर राज्य और रीजनल स्टेट्स, फिर उस समय की सोसाइटी, इकोनॉमी एंड आर्किटेक्चर वगैरह भी देख लेंगे। तो लेटर मुगल्स की कहानी यहां पर शुरू होती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर मुगल्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेटर मुगल्स। जब इस कहानी की शुरुआत होती है लेटर मुगल्स के साथ, so the story begins from later mughals। लेटर मुगल्स में 4 बहुत ही पावरफुल राजा आते हैं। देयर वर 4 वेरी इंपॉर्टेंट किंग्स। इन 4 राजाओं के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 4 किंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले तो राजा होंगे ये बहादुर शाह 1। बहादुर शाह 1 के बाद राजा बनेंगे जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद राजा बनेंगे फर्रुखशियर। राजा बनेंगे फर्रुखशियर। फर्रुखशियर के बाद राजा बनेंगे मोहम्मद शाह रंगीला, जो है थोड़े रंगीले मिजाज के, मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बीच में 1-2 लोग आएंगे, चर्चा होगी तो बात उन पर भी कर लेंगे। ऐसी क्या बात है भाई, इतना नजरअंदाज तो नहीं करेंगे किसी को, ठीक है। जब चर्चा हो रही होगी तो इनके बारे में भी चर्चा कर ही लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, इनके बारे में भी चर्चा हो ही जाएगी। तो व्हाट वी फाउंड कि यहां पर आप देखो तो 4 वेरी इंपॉर्टेंट किंग्स आर गेटिंग इन लेटर मुगल्स, जिनके बारे में आपको डिटेल से जानना चाहिए थोड़ा बहुत लेटर मुगल्स में, इनके बारे में। सो द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम 1707 और 1707 से ये राजा रहे 1712 तक। 1707 से 1712 तक राजा रहे बहादुर शाह 1। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ बहादुर शाह 1। बहादुर शाह 1। बहादुर शाह 1 इज द किंग जिनके पास एक बहुत बड़ा मुगल एम्पायर था, बट ही वॉज नॉट अवेयर कि ये कितना बड़ा है और इसे कैसे मैनेज करना है। एंड दिस इज द रीजन कि बहादुर शाह 1 जब पावर में आते हैं, जब बहादुर शाह 1 पावर में आए तो चूंकि वो 65 ईयर्स ओल्ड एक बूढ़े इंसान थे, ही वॉज 65 ईयर ओल्ड। तो इन्होंने पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई। ही फॉलोड पैसिफिस्ट पॉलिसी। पैसिफिस्ट पॉलिसी का मतलब होता है सबको खुश रखना, कोई नाराज ना होने पाए। और इन्होंने खूब सारी जागीरें डिस्ट्रीब्यूट की, डिस्ट्रीब्यूटेड जागीर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड जागीर्स, जागीर का मतलब होता है लैंड। इनकी इन्हीं हरकतों से नाराज होकर हिस्टोरियन खफी खान इनसे खफा होते हैं। हिस्टोरियन खफी खान, खफी खान कॉल्ड हिम शाहे बेखबर। हिस्टोरियन खफी खान
कॉल्ड हिम शाह ए बेखबर। वो उन्हें शाह ए बेखबर बुलाते हैं, मतलब एक ऐसा बादशाह जिसे खबर भी नहीं है कि उसके एम्पायर में कहां क्या चल रहा है। तो हम देखते हैं कि लेटर मुगल्स में पहले लेटर मुगल राजा आते हैं बहादुर शाह वन, जिनसे एक्सपेक्टेड था कि ये उस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे जो छोड़कर कौन गया है, जो छोड़कर गए हैं औरंगजेब। जब ये पावर में आए तो इनके सामने थे 5 चैलेंजेस, यानी कि 5 प्रॉब्लम्स। बहादुर शाह वन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मराठास की थी। मराठास के अलावा उनके लिए चैलेंज थे सिख, इसके अलावा उनके लिए चैलेंज थे राजपूत। और मैंने बताया कि ये तीनों प्रॉब्लम्स क्रिएट करके गया कौन है, ये तीनों प्रॉब्लम्स क्रिएट करके गए हैं औरंगजेब। औरंगजेब ने नाराज किया है मराठास को, सिखों को और राजपूतों को। 2 और रीजनल स्टेट्स इवॉल्व हुए हैं जो कि किसी न किसी फॉर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो किसी न किसी फॉर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ये 2 लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सो दीज पीपल हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम नाउ, ये हैं जाट और बुंदेलाज। जाट और बुंदेलाज। तो जाट और बुंदेलाज भी 2 नई प्रॉब्लम्स के तौर पर यहां पर इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, नाउ इन प्रॉब्लम्स से कैसे डील किया जाए, हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। बहादुर शाह वन ने कुछ यूनिक तरीके निकाले एक एक को डील करने के। बहादुर शाह वन ने एकदम क्लियर स्ट्रेटजी अपनाई, नहीं लड़ना भाई, नहीं लड़ना। ठीक है, उन्होंने क्लियर स्ट्रेटजी अपना ली कि लड़ना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि लड़ने की वजह से स्टेट को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, तो he decided not to fight. He decided not to fight. Okay. So बहादुर शाह वन ने सबसे पहले तो साहू जी को रिलीज कर दिया ताकि वो जाके ताराबाई से लड़ें और एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी मराठास में क्रिएट हो जाए। अगर मराठास में एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी तो मराठास आपस में उलझ जाएंगे, और जब मराठास आपस में उलझ जाएंगे तो वो मुगलों से नहीं लड़ेंगे। बहादुर शाह वन ने साहू जी को रिलीज कर दिया, तो इससे मराठों में इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्यों आ जाएगी? क्या बात हो गई, ये लिंक नहीं बन रहा। मराठास तो पढ़ा ही नहीं है, मराठास के बारे में नहीं पता है, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि बहादुर शाह वन ने अगर साहू जी को रिलीज कर दिया तो वो ताराबाई से जाके क्यों लड़ेंगे? और ये साहू जी हैं कौन, ये ताराबाई कौन है? क्या नाटक चल रहा है? ये नहीं क्लियर हो रहा? कर दूं क्लियर? चलो कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मराठा जीनोलॉजी देखनी होगी। हाल फिलहाल में एक मूवी आई संभाजी महाराज के ऊपर, एंड दैट इज छावा। आपने देखी वो मूवी छावा? अगर आपने वो मूवी देखी छावा तो ये कहानी आपको बेहतर रिलेट होगी, बेहतर समझ आएगी। सबसे पहले मैं मराठा जीनोलॉजी दिखाता हूं और वो कहानी सुनाता हूं जो छावा मूवी से रिलेट होगी। अगर आपने छावा मूवी देखी है तो आपको मेरी कहानी और बेहतर समझ आएगी। मराठास की कहानी शुरू होती है शाहजी भोसले से। उनके पास पूना की जागीर थी, कुछ घोड़े थे। उन्होंने पूना की जागीर और घोड़ों की मदद से शाहजहां को भी सर्व किया है और जहांगीर को भी। वो उनके फ्यूडल लॉर्ड की तरह हुआ करते थे, जो एक सामंत की तरह, एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह उन्हें सर्विसेज देते थे जब भी किसी को जरूरत होती थी। वो अहमदनगर और बीजापुर के जो डेक्कन सल्तनत है उन्हें भी सर्विसेज देते थे। वो इंडिपेंडेंट सामंत की तरह रहते थे। बाद में उनके बेटे आए छत्रपति शिवाजी महाराज। खैर चलो, शुरू में वो शिवाजी थे, बाद में वो अपना कोरोनेशन करवाते हैं और बन जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर आप देखो तो 1650 के बाद से एक्टिव हैं, लेकिन हमने उनका टेन्योर 1674 से 80 लिखा है क्योंकि उन्होंने अपना कोरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक 1674 में करवाया। टेक्निकली वो उसके बाद महाराज बने, उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली।
तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बहुत बड़ा मराठा किंगडम बिल्ड किया 1674 से 80 के बीच में। इस ड्यूरेशन में उन्होंने डेक्कन के रीजन में अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन किया एंड फॉर दैट पर्पस वो औरंगजेब से लड़े। औरंगजेब का और मराठों का कन्फ्रंटेशन छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज वाज एक्सपेंडिंग एंड औरंगजेब की टेरिटरीज लूज हो रही थी, तो वो छटपटा रहा था, तो वो लड़ रहा था। फाइनली छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ होती है 1680 में। 1680 में उनकी डेथ के बाद नेचुरली जो उनके बड़े बेटे थे संभाजी महाराज, वो पावर में आते हैं। संभाजी महाराज जब पावर में आते हैं तो मुगलों को एक ऐसा परसेप्शन था एट दैट टाइम, मुगलों को एक ऐसा परसेप्शन था उस समय तक कि ये कमजोर हो चुके हैं। ठीक है, ये कमजोर हो चुके हैं। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद संभाजी ने मराठास की बागडोर संभाली। वो छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर तो खुद को छावा यानी कि शेर का बच्चा बुलाते थे, और इसी थीम पर बनी है मूवी छावा। और जो छावा मूवी बनी है यानी कि शेर का बच्चा, तो शेर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी उनके बच्चे, शेर का बच्चा छावा यानी कि शावक। शेर के छोटे बच्चे को आप शावक बुलाते हैं, छावा बुला सकते हैं। तो ये जो कहानी है वो संभाजी महाराज की है। तो ये जो पूरी मूवी है छावा, वो संभाजी महाराज के ऊपर है। संभाजी महाराज 1680 से 89 के बीच में कन्फ्रंट करते हैं औरंगजेब से। बाद में वो कैप्चर किए जाते हैं। उन्हें औरंगजेब कंपेल करता है कि वो इस्लाम एक्सेप्ट करें, वो मना करते हैं। उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। उस मूवी में आप देखिए तो उन्हें किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, एंड दैट इज हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड। उनके नाखून उखाड़े जाते हैं, उनके जख्मों पे नमक घिसा जाता है, उनकी जीभ काट दी जाती है, उनकी आंखों में गर्म सरिया घुसाकर उनकी आंखों को फोड़ दिया जाता है, और उसके बाद उन्हें जान से मार दिया जाता है। मतलब जितना ज्यादा इनह्यूमन तरीके से किसी एक इंसान को मारा जा सकता है, उतने इनह्यूमन तरीके से संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा। उनके मर जाने के बाद उनके छोटे भाई राजा राम गद्दी पर बैठे। 1689 से 1700 तक राजा राम पावर में रहे। जिसके बड़े भाई को इतनी ब्रुटैलिटी से मुगलों ने मारा हो, क्या वो मुगलों को बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं। राजा राम कन्फ्रंट करते रहे उसके बाद मुगलों से। मुगल मराठा कन्फ्रंटेशन जारी रहा। राजा राम की डेथ हुई 1700 में, और जब 1700 में राजा राम की मौत हुई तो उनके पास एक छोटा सा बेटा था, शिवाजी सेकंड। वो छोटे बच्चे थे। ध्यान दीजिए, जब संभाजी महाराज को जान से मारा गया, उसके बाद एक अटैक में कैप्चर कर लिया गया संभाजी महाराज की वाइफ को और उनके बेटे साहू जी को। नाउ वी गॉट आवर कैरेक्टर साहू जी महाराज। साहू जी महाराज को औरंगजेब ने कैप्चर किया। साहू जी महाराज संभाजी महाराज के बेटे हैं। साहू जी महाराज संभाजी महाराज के बेटे हैं। उन्हें उनकी मां सहित कैप्चर कर लिया औरंगजेब ने। मतलब कि संभाजी महाराज की ब्रूटल किलिंग के बाद साहू जी महाराज और उनकी मदर कैप्टिव हैं मुगलों के, और वो मुगलों के ही कैप्टिव हैं। वो मुगलों के कैप्टिविटी में हैं, और इधर राजा राम कन्फ्रंट कर रहे हैं मुगलों को। राजा राम की डेथ के बाद उनके बेटे शिवाजी सेकंड छोटे थे, तो उन्हें गद्दी पर बिठाकर उनकी मदर ताराबाई रूल करने लगी। तो ताराबाई रूल करती हैं एज ए रीजेंट शिवाजी सेकंड को बिठाकर। देखा जाए टेक्निकली तो संभाजी के बाद पावर साहू जी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन साहू जी तो कैप्टिविटी में है, इसीलिए सेकंड फैमिली लाइन यानी कि राजा राम की फैमिली में ये रूल चला गया, और राजा राम के बाद शिवाजी सेकंड को बिता के ताराबाई रूल कर रही हैं। अब साहू जी को अगर मुगल रिलीज कर देते हैं तो संभाजी महाराज के बाद साहू जी थ्रोन के क्लेमेंट हैं, तो वो जाएंगे और अपनी गद्दी मांगेंगे ताराबाई से। तो जब वो अपनी गद्दी ताराबाई से मांगेंगे तो क्या ताराबाई वो गद्दी दे देंगी? हलवा थोड़ी है कि हर किसी को बांटा जाएगा। ऑफ कोर्स ताराबाई नहीं देंगी। अगर ताराबाई दे देती हैं तो भी ठीक है, मान लो। अगर ताराबाई गद्दी नहीं देती हैं तो इनके बीच में एक सिविल वॉर होगा। देयर विल बी सिविल वॉर और नॉट? एक सिविल वॉर होगा, और इस सिविल वॉर में मराठा खुद उलझ जाएंगे। तो अगर वो इस सिविल वॉर में खुद ही उलझ जाएंगे तो क्या वो मुगलों को कन्फ्रंट करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब एक बढ़िया गेम है। अगर मान लो ताराबाई गद्दी चुपचाप साहू जी महाराज को दे दें तो तब तो वो हॉस्टाइल हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे मराठास के अगेंस्ट में। भाई उनके पिता को आपने टॉर्चर करके मारा है, तो क्या साहू जी महाराज माफ करेंगे? क्या बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, वो मुगलों के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मां अभी भी कैप्टिव है। तो बहादुर शाह
वन इज नॉट अ फूल, वो तैयारी करके बैठा है। तो मराठास को डील करने के लिए उसने साहू जी महाराज को रिलीज कर दिया कि जाओ और अपनी आंट से, यानी कि अपनी चाची से अपनी गद्दी मांगो। ताराबाई गद्दी नहीं देती हैं, सिविल वॉर होता है। किस्मत अच्छी थी साहू जी महाराज की, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई एक ब्राह्मण मिलिट्री कमांडर से। ब्राह्मण मिलिट्री कमांडर, और उनका क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। उन्होंने साहू जी महाराज की आर्मी तैयार की, इस सिविल वॉर में उन्हें जीत दिलाई और साहू जी महाराज पावर में आ गए। बट मराठास खुद में उलझ गए, और मराठास खुद में उलझ गए तो बहादुर शाह वन कम से कम इस पचड़े से बाहर आ गया। बहादुर शाह वन ने बहुत स्मार्टनेस दिखाई। हालांकि उसने ना तो उन्हें कोई आर्मी दी और ना ही उन्हें रिकॉग्नाइज किया एज ए छत्रपति, लेकिन फिर भी उसने रिलीज किया। इस तरीके से उसने बहुत ही स्मार्टली मराठास को आपस में उलझाकर खुद उनसे मुक्ति पा ली। अब मामला था सिखों का क्या किया जाए। सिखों में गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो खालसा बनाकर मुगलों से लड़ रहे थे। ये आखिरी गुरु हैं, 10वें गुरु। इसके बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। 10 ही गुरु हुए हैं सिखिज्म में। उसने गुरु गोविंद सिंह जी को खुश करने के लिए उन्हें हाई मनसब ग्रांट किया, उन्हें खुश कर दिया। ऑल्दो थोड़े ही समय के बाद 1708 में उन्हें एसेसिनेट कर दिया गया। उनके एसेसिनेशन के बाद बंदा बहादुर सिंह जी ने सिख आर्मी को, खालसा आर्मी को लीड किया और मुगल्स को परेशान किया। हालांकि 1616 में फर्रुखसियर के टाइम में उन्हें जान से मार दिया गया और सिख डिसइंटीग्रेट हो गए। समहाउ पार्शियली उसने सिखों को भी समझा बुझा लिया। राजपूतों में 2 राजपूत पावर्स थी, आमेर और मारवाड़। आमेर में राजा थे जय सिंह और मारवाड़ में अजीत सिंह। सबसे पहले तो उसने राजपूत पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश की, ऑल्दो ही वाज नॉट सक्सेसफुल। तो उसने आमेर और मारवाड़ को खुश करने के लिए उन्हें मनसब दिए। वो पूरी तरीके से तो खुश नहीं हुए, लेकिन फिर भी उसने शांत कर लिया राजपूतों को। जाटों के साथ उसने अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए। जाटों में उस समय चूड़ामन जाट हुआ करते थे, चूड़ामन जाट, उसने उन्हें मनसब देकर खुश कर दिया। और बुंदेलों में उस समय छत्रसाल बुंदेल हुआ करते थे। बाजीराव मस्तानी में जो मस्तानी है ना, ये उनके पापा हैं। तो मस्तानी के पिताजी छत्रसाल बुंदेल, उनके साथ भी बहादुर शाह वन ने अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए। तो हम देखते हैं कि उसके सामने जो 5 चैलेंजेस थे, उन 5 चैलेंजेस को उसने ग्रेजुअली बहुत स्मार्टली डील किया। समहाउ ही मैनेज्ड एवरीथिंग। ही कुड नॉट पैसिफाई ईच एंड एवरीवन, लेकिन उसने काफी हद तक चीजों को मैनेज किया। लेकिन इस पैसिफिकेशन के चक्कर में उसने बड़े पैसे बर्बाद किए और जागीरें बांटी। जागीरें मतलब पीस ऑफ लैंड, और इस वजह से शुरू हुआ जागीरदारी क्राइसिस का दौर। इट स्टार्टेड अ पीरियड ऑफ जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस यहां पर शुरू हुई। नाउ वी नो कि क्या होता है। 1712 में बहादुर शाह वन की डेथ होती है। बहादुर शाह वन की जब डेथ होती है तो बहादुर शाह वन के बाद गद्दी पर आते हैं कौन? जहांदार शाह। जहांदार शाह। जहांदार शाह का जो रूल था वो बहुत ही छोटा था, जस्ट 1712 टू 1713। 1712 से 1713 केवल एक ही साल के लिए जहांदार शाह पावर में आते हैं, जस्ट फॉर एन ईयर। जहांदार शाह जब पावर में आते हैं एक साल के लिए, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग, और उन्हें कंट्रोल करते थे उनकी एक मिनिस्टर। इसीलिए हिस्टोरियंस इन्हें लंपट मूर्ख बुलाते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बुलाया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। अगर आप जहांदार शाह का टेन्योर देखो, केवल एक साल का जहांदार शाह का टेन्योर। जहांदार शाह बहादुर शाह वन के मरने के बाद पावर में आते हैं। इनके समय में मुगल एम्पायर में कई सारे नोबल्स थे जो डोमिनेट करने लगे, और ये जो नोबल्स का डोमिनेशन था वो 4 ग्रुप्स में था। एक ग्रुप था ईरानी ग्रुप, जो ईरान से, देखो भारत में हर जगह के मुसलमान थे, भारत में हर जगह के मुसलमान थे, ठीक है। तो कुछ मुसलमान भारत में ईरान से आए थे। इन लोगों ने मुगल एम्पायर में अपनी गुटबंदी कर ली और ये बन गए ईरानी ग्रुप। तो जो ईरानी ग्रुप तैयार हुआ, ईरानी ग्रुप को लीड कौन कर रहा था? ईरानी ग्रुप को लीड कर रहा था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान, बड़ी बड़ी जुल्फों वाला आदमी जुल्फिकार खान। मुझे नहीं पता उसकी जुल्फें बड़ी थी कि नहीं, लेकिन उसका नाम जुल्फिकार खान था, ये मुझे पता है।
कुछ लोग ईरान के अलावा टर्किश ओरिजिन के थे। टर्किश ओरिजिन के, टर्किश ओरिजिन का मतलब यह है कि सेंट्रल एशियन थे, सेंट्रल एशियन टर्किश ग्रुप। जो टर्किश ग्रुप था वो सेंट्रल एशिया के मुसलमानों का ग्रुप था। सेंट्रल एशियन, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये टर्किश ग्रुप खुद को तुरानी ग्रुप कहता था। ये जो टर्किश ग्रुप था ना, ये खुद को तुरानी ग्रुप कहता था। ये लोग क्या बुलाते थे खुद को? तुरानी। ये जो तुरानी थे ये टर्किश एथनिसिटी के थे, और टर्किश एथनिसिटी का टर्की देश से कोई लेना देना नहीं है। टर्किश एथनिसिटी के लोग आपको सेंट्रल एशिया में मिलेंगे। तुरानी ग्रुप के जो लीडर थे वो थे निजाम उल मुल्क। ये बाद में पावर में आएंगे, निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क। फिर देखो एक ग्रुप है अफगानी ग्रुप, ठीक है। अफगानिस्तान के जो मुसलमान थे वो खुद को अफगानी बुलाते थे। अफगानी ग्रुप में ऐसा सच कोई नाम तो स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट नोबल्स लिख लो, सही रहेगा। और कुछ इंडियन कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे जो खुद को हिंदुस्तानी ग्रुप बुलाते थे। यह बड़ा ही खास ग्रुप था, हिंदुस्तानी ग्रुप। हिंदुस्तानी ग्रुप। और ये जो हिंदुस्तानी ग्रुप था, यहां पर दो भाइयों का दबदबा था जिन्हें सैयद ब्रदर्स कहा जाता था। सैयद ब्रदर्स, दो कमाल के भाई सैयद ब्रदर्स, जिन्हें इंडियन हिस्ट्री में किंग मेकर कहा गया, जिन्होंने बैक टू बैक 4 मुगल बादशाह बिठाए और उतार दिए। किंग मेकर्स, किंग मेकर्स। दो कमाल के भाई। बड़ा भाई अब्दुल्ला खान, बड़ा भाई अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान। छोटा भाई हुसैन अली खान, हुसैन अली खान। मैं आपको बता दूं कि ये एक टाइटल यूज करते थे जिसे बराहा कहा जाता था। बराहा। और इसके पहले एक प्रीफिक्स लगाते थे जिसे सैयद कहा जाता था। तो सैयद अब्दुल्ला खान बरहा, सैयद हुसैन अली खान बरहा, पॉपुलरली सैयद ब्रदर्स, कमाल के भाई। अब ये सारे नोबल्स बारी बारी से अपना राजा बिठाना चाहते हैं, अपना बादशाह बिठाना चाहते हैं, एक पपेट बादशाह। ये खुद बादशाह क्यों नहीं बन जाते? अरे एक्सेप्टेंस नहीं होती भाई, एक्सेप्टेंस नहीं होती। रॉयल फैमिली और नोबल फैमिली में फर्क होता है। राजा हमेशा रॉयल फैमिली से होता है, नोबल फैमिली से नहीं होता। नोबल फैमिली से कई सारे राजा हिस्ट्री में बने हैं, बट मुश्किल होता है। बन तो सकते हो आप, कन्फ्रंटेशन ज्यादा होगा, प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा फेस करनी पड़ेंगे। You'll have to face more problems. You'll have to face more problems. ठीक है, तो ये सिनेरियो यहां बनता है। तो ये बारी बारी से अपना राजा बिठाना चाहते हैं। जुल्फिकार अली खान सबसे पहले सक्सेसफुल हुआ। He was the first one to make his own king. जुल्फिकार अली खान। जुल्फिकार अली खान जो है वो अपना राजा बिठा ले जाता है। जहांदार शाह, जहांदार शाह इसका कठपुतली राजा था। इसने जहांदार शाह को गद्दी पे बिठाया सारे इक्वेशंस फिट करके, और ईरानी ग्रुप का दबदबा मुगल बादशाह में हो गया। मुगल, मैं आपको बताऊं कि जहांदार शाह वाज नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग, एंड दैट इज द रीजन कि इसे हिस्टोरियंस लंपट मूर्ख कहते हैं। कि भाई ये तो लंपट मूर्ख था, इसके पास इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर था बट ही कुड नॉट मेंटेन। और रियल अथॉरिटी जुल्फिकार खान के पास है। उसने इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की और एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसे इजारा सिस्टम कहा गया। इजारा सिस्टम रेवेन्यू फार्मिंग मॉडल है। रेवेन्यू फार्मिंग का मतलब यह है कि एक पीस ऑफ लैंड एक सर्टेन टाइम फ्रेम, 1 साल के लिए आपको दे दिया जाएगा और एक फिक्स अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। इसे इजारा सिस्टम कहते हैं। उसने जजिया अबॉलिश किया, जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया गया एक टैक्स होता था। आप हिंदू हैं और हिंदू बने रहना चाहते हैं तो टैक्स दीजिए, इसे जजिया कहा जाता था। राजपूतों को ज्यादा हायर मनसब दिए गए। मराठास को चौथ और सरदेश मुखी दिया गया डेक्कन का। बहादुर शाह को
बहादुर शाह ने केवल सरदेशमुखी दिया था, बाद में उसने चौथ भी दिया। ठीक है, नाउ सैयद ब्रदर्स जो कि हिंदुस्तानी ग्रुप के थे, उन्होंने प्लान किया और अटैक कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, ईरानी ग्रुप रूल कर रहा है, हिंदुस्तानी ग्रुप को मौका चाहिए, हिंदुस्तानी ग्रुप को मौका चाहिए। हिंदुस्तानी ग्रुप के सैयद ब्रदर्स, हिंदुस्तानी ग्रुप के सैयद ब्रदर्स प्लान करते हैं और अटैक करते हैं ईरानी ग्रुप के ऊपर। गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट। ये अटैक करते हैं किसके ऊपर? ईरानी ग्रुप के ऊपर, मौके की तलाश में। हिंदुस्तानी ग्रुप के सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान आर्मी बनाते हैं, जुल्फिकार खान और जहांदार शाह के ऊपर अटैक करते हैं, और इस अटैक को करके वो मार देते हैं जहांदार शाह को भी। ये जहांदार शाह को तो कैप्टिव बनाते हैं, जुल्फिकार अली खान का गला काट दिया जाता है, जुल्फिकार अली खान का गला काट दिया जाता है। यह हुआ कि जहांदार शाह का क्या किया जाए। ये जो बैटल है दैट इज अ वेरी फेमस बैटल ऑफ आगरा। 1713 में बैटल ऑफ आगरा लड़ी गई। जुल्फिकार अली खान को बेहेड किया गया, उसका गला काट दिया गया। जहांदार शाह को जेल में बंद कर दिया गया, कैप्टिव बना के, और उनकी जगह पे फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा। सैयद ब्रदर्स ने अपनी ओर से एक राजा गद्दी पर बिठाया, सैयद ब्रदर्स ने यानी कि हिंदुस्तानी ग्रुप ने, और उस राजा का नाम क्या है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा, और जब फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा, व्हेन फर्रुखसियर केम ऑन टू द थ्रोन, जब फर्रुखसियर गद्दी पर आया, उसने सैयद ब्रदर्स से बोला जहांदार शाह के लिए, इसको मार दें क्या? बोले नहीं बादशाह नहीं मारते, ऐसा हुआ नहीं है कभी बादशाह मारा हो। बोले मेरा मन कर रहा है मार देते हैं। बोले नहीं बादशाह मत मारो। फिर शांत हो गया। फिर ये लोग देखो आगरा में मारे थे, इनका प्लान था कि मार्च करते हुए दिल्ली चलेंगे। तो हुआ कि बादशाह आपको ना, फर्रुखसियर को सैयद ब्रदर्स ने बोला आपको हाथी पे बैठा के दिल्ली लेवा के चलेंगे। बोले हाथी पे बैठा के लेवा चलोगे? बोले हाँ। बोले तब तो बड़ा मजा आएगा, ऊंचे पे बैठे रहेंगे। बोले हाँ। बोले एक काम करते हैं ना, इसको मार देते हैं। बोले किसको? बोले जहांदार शाह को मार देते हैं। हमारे पापा को मारा था। बोले आपके पापा को मारा था? बोले हाँ। बोले मार दो। इसने 2 किलर्स भेजे, इन्होंने जहांदार शाह को जान से मार दिया। उन लोगों ने मना किया, बोले बादशाह नहीं मारते हैं, आंख वाँख फोड़ दो, ठीक है मारो मत। बोले नहीं मार देते हैं। इन्होंने जहांदार शाह को जान से मार दिया, एंड ही वाज द फर्स्ट मुगल बादशाह टू बी किल्ड। इन्होंने केवल उसको जान से नहीं मारा, इन्होंने उसका गला काटा, जहांदार शाह का गला काट के जब फर्रुखसियर को लोग मार्च करवाते हुए दिल्ली में लेके आए, तो एक हाथी पर फर्रुखसियर बैठा था और उसके पीछे 2 हाथी और चल रहे थे। एक हाथी पर जहांदार शाह का कटा हुआ सिर भाले में लटकाया गया था, और दूसरे हाथी पे उसका शरीर रखा गया था। यह था पोर्ट्रेल ऑफ पावर। वो पावर को पोर्ट्रे करते हुए घुसते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बैटल ऑफ आगरा के बाद फर्रुखसियर बादशाह बन गया, जुल्फिकार अली खान को बेहेड किया गया, और बाद में जहांदार शाह को भी मार दिया गया। और जहांदार शाह को जब इन लोगों ने मार दिया, तो अल्टीमेटली व्हाट वी फाउंड, तीसरे राजा बने फर्रुखसियर, जो 1713 से 1719 तक पावर में रहे। 1719 तक पावर में रहे। क्या नाम है इनका? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जब पावर में आया तो रियल अथॉरिटी देखो सैयद ब्रदर्स के पास है। सो द रियल अथॉरिटी इज विद सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स के पास रियल अथॉरिटी है ना। फर्रुखसियर जब पावर में आया तो सैयद ब्रदर्स में अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान है। अब्दुल्ला खान बन गए वजीर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन गए और फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए। हुसैन अली खान बन गया मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब होता है कि वो आर्मी का कमांडर बन गया। रियल अथॉरिटी सैयद ब्रदर्स के पास है, फर्रुखसियर केवल नाम का राजा है। हम देखते हैं कि 1717 में फर्रुखसियर रॉयल फरमान इशू करता है और कंपनी को फ्री ट्रेड के राइट दे दिए जाते हैं। और ये मैंने आपको बताया था उस रेफरेंस को देते हुए, जब हम जो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे। इसी के बाद बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर का आधार तैयार होता है। तो फर्रुखसियर केवल नाम का राजा है,
रियल अथॉरिटी जो है वो सैयद ब्रदर्स के पास है। थोड़े समय के बाद उसे इस बात का रियलाइजेशन हो भी जाता है, ठीक है, ठीक है, हो भी जाता है। हो भी जाता है, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड हम देखते हैं कि फरुखसियर जो है वो इन सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी भी प्लान करता है, एक कॉन्स्पिरेसी भी प्लान करता है इन्हें मारने के लिए। ऑल्दो उसकी कॉन्स्पिरेसी वर्कआउट नहीं करती है और फेल कर जाती है। वो इनको हटा नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। यही कारण है कि हिस्टोरियंस इसे कहते हैं, फरुखसियर को कहते हैं हेटेड कॉवर्ड। हेटेड कॉवर्ड का मतलब होता है घृणित कायर। क्योंकि he was not powerful enough to remove his ministers and he killed Mughal Badshah and created a wrong tradition of killing Mughal Badshah. He was called as घृणित कायर। फिर क्या होता है कि ये मारने की कोशिश करता है अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को। ये इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बिल्ड करता है। इसके कॉन्स्पिरेसी की जानकारी मिल जाती है सैयद ब्रदर्स को। सैयद ब्रदर्स को मदद चाहिए थी। उन्होंने मराठों को याद किया। मराठों में उस समय पेशवा हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने कंडीशन रखी। उन्होंने कहा माताजी को छोड़ना पड़ेगा, छत्रपति शाहू जी महाराज की मां को छोड़िए आप, और दूसरा डेक्कन में आप हमें चौथ और सरदेश मुखी और वाइडर एरिया में दीजिए, ज्यादा राइट्स दीजिए। सैयद ब्रदर्स एग्री कर जाते हैं और जब ये कॉन्स्पिरेसी हेल्ड होती है तो ये कॉन्स्पिरेसी फेल हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मराठास। उसके बाद फरुखसियर को पकड़ा जाता है और उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। फिर एक दिन छोटा भाई हुसैन अली खान बड़े भाई अब्दुल्ला खान से कहता है मार दें क्या? अब्दुल्ला खान ने कहा नहीं नहीं, मुगल बादशाह नहीं मारते। हुसैन अली खान मुस्कुराया, बोला अब मारते हैं। एक मारा जा चुका है और इसी ने मारा था, ट्रेडिशन सेट है, मुगल बादशाह मारा जा सकता है। इन्होंने आदेश दिया, फरुखसियर को कोठरी में से घसीटते हुए लाल किले की दीवार पर लाया गया और वहां पर उसका गला काट दिया गया। Thus he became second मुगल बादशाह to be killed। नोबल्स ने दूसरे मुगल बादशाह को मार दिया है। मुगल बादशाहों को मारने का ट्रेडिशन शुरू किया फरुखसियर ने और कहते हैं आपका किया आप तक लौट कर आता है, उनका किया उन तक लौट कर आया। उन्होंने जो किया था वो उन तक लौट कर आया। और इन दिस वे फरुखसियर वॉज किल्ड। When फरुखसियर वॉज किल्ड, उन्होंने कहा कि किसको बादशाह बनाए, whom to make बादशाह। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, रफीउद्दर्जात को बना देते हैं। उन्होंने रफीउद्दर्जात को मुगल बादशाह बना दिया। 1719 में ही रफीउद्दर्जात इसको मुगल बादशाह बनाया गया। रफीउद्दर्जात को मुगल बादशाह बनाया गया। और जब रफीउद्दर्जात को मुगल बादशाह बनाया गया तो रफीउद्दर्जात कोको कोला पीने का बड़ा शौकीन था। एक दिन खबर आई कि रफीउद्दर्जात मारा गया। मर गया रफीउद्दर्जात। ये हुआ कैसे मर गया? बोले कोको कोला पीता था, किडनी खराब हो गई। अच्छा, कोको कोला नशा हो जाता है, कोको कोला पी के, बहुत कोको कोला पीता था, मर गया। बोले क्या करें, अब क्या करें, मुगल बादशाह तो मर गया। बोले जाओ उसके बड़े भाई को बना दो, क्या करोगे? मैं जाओ रफीउद्दौला को बना दो। इन्होंने रफीउद्दौला को मुगल बादशाह बनाया। रफीउद्दौला मुगल बादशाह बना। खबर आई रफीउद्दौला मर गया। बोले ये कैसे मर गया? बोले इसका भी पेट खराब हो गया। बोले इसका पेट क्यों खराब हो गया? ये भी कोको कोला पीता था। बोले कोको कोला भी पीता था, अफीम भी खाता था। बोले तो मर गया? बोले हाँ जी मर गया। दोनों मर गए? बोले मर गए। मुगल बादशाह होते थे पहले, 50-50 साल रूल करते थे, मरते ही नहीं थे।
अब कोको कोला पी के 1-1, 2-2 महीने में मर जा रहे हैं। हुसैन अली खान ने अब्दुल्ला खान से पूछा, नया मुगल बादशाह बनाना पड़ेगा। बोले हाँ जी। बोले क्या क्वालिफिकेशन देखें, किसको बनाए मुगल बादशाह? 2 नोबल्स बैठे हैं जो किंग मेकर हैं और वो मुगल बादशाह बनाते हैं। बोले भाई साहब मुगल बादशाह बनना है, हमारे यहाँ मुगल बादशाह के लिए वैकेंसी खुली है। वैकेंसी निकालते थे मुगल बादशाह की। बोले क्वालिफिकेशन क्या है? बोले मरना नहीं चाहिए 1-2 महीने में, जिंदा रहना चाहिए कुछ साल। बोले यही क्वालिफिकेशन है? बोले हाँ जी। बोले मुगल बादशाह की वैकेंसी निकलनी है, क्वालिफिकेशन ये है मरना नहीं चाहिए, मर जा रहे हैं सारे। उसने बोला जाओ ऐसा मुगल बादशाह बनाओ जो मरे ना। बोले बाकी सब चलेगा, बोले नाचे कूदे जो करे करे मरे ना। बोले ठीक है। ये एक नया बादशाह लेकर आते हैं 1719 में अगेन, क्योंकि 2 महीनों में ही मर गए। 1719 से 1748 नया मुगल बादशाह आया। नाम दिया गया मोहम्मद शाह। नाम रहा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की एक ही क्वालिफिकेशन थी कि ये मरे ना, और ये मरा नहीं, ये जिंदा रहा, लेकिन इसका जिंदा रहना भी बेकार ही था। क्योंकि मौज मस्ती करने वाला इंसान था, तो हिस्टोरियंस ने इसे टाइटल दिया रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला क्यों? डांस का बड़ा शौकीन था, कत्थक बड़ा अच्छा करता था और कत्थक को पैट्रोनाइज भी करता था। मामला ये नहीं है कि आप कत्थक को पैट्रोनाइज करते हैं, मामला ये है कि आप खुद भी कत्थक करते हैं। ये सीरियस नहीं रहता था, इसके दरबार में डांस वांस हमेशा होते ही रहते थे। बैठा रहता था, एंजॉय करता था मस्त। जैसे जब आप जाते हो ना कोर्ट में, दरबार में, जैसे आज जज जाता है कोर्ट में, यू हैव सीन कि वो पूरे गेटअप में जाते हैं, दे हैव एन अटायर। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर होंगे तो आपका भी एक फॉर्मल गेटअप होता है जिसमें आप अपनी जॉब पर जाते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि यू विल बी इन फॉर्मल्स, यू विल वेयर अ टाई, इट इज एक्सपेक्टेड। बिल्कुल वैसे ही एक बादशाह के कोर्ट में जाने का एक गेटअप होता है। ये आधे कपड़े पहन के, बरमूडा पैंट पहन के जा रहा दरबार लगाने, और वहां दरबार में बैठ के कहता था शुरू किया जाए, और डांस शुरू हो जाता था। कभी कभी तो डांसर्स के साथ एक खुद ही डांस करने लग जाता था, इतना खुश हो जाता था। खुश मिजाज था मुगल बादशाह, कोको कोला वगैरह बढ़िया पीता था, लेकिन मरता नहीं था। मोहम्मद शाह रंगीला केम इनटू द पावर। मोहम्मद शाह रंगीला को पावर में लेके आए थे सैयद ब्रदर्स। वो चाहे जितना बड़ा रंगीला हो, उसको एक बात की बड़ी क्लैरिटी थी, और वो ये थी कि ये सैयद ब्रदर्स जो लोग हैं ना, ये ठीक लोग नहीं हैं। दीज पीपल आर नॉट गुड पीपल। उसे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा था दैट दीज सैयद ब्रदर्स आर नॉट गुड पीपल। अच्छे लोग नहीं है ये लोग, दीज आर नॉट गुड पीपल। उसे इतना तो आइडिया था, इतना आइडिया था उसको। तो उसने कहा इनको हटाना पड़ेगा, इनका तो गेम बजाना पड़ेगा वीडू, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है। इन्होंने फर्रुखसियर के साथ मिलके जहांदार शाह को मार दिया, बाद में फर्रुखसियर को भी मार दिया। 2 राजा फटाफट बिठाए और तीसरा मुझे बिठाया, तो मुझे ये कब मार देंगे पता नहीं। तो जो ओवरऑल मामला है वो जानते हो क्या है? मामला ये डरता बड़ा था नोबल से, नोबल से बहुत डरता था। इसको लगता था ये मार देंगे उसको, और गलत भी नहीं लगता था, इनका क्या भरोसा ये कब मार दें। सैयद ब्रदर्स का उसको खौफ था, सैयद ब्रदर्स का उसे खौफ था, क्योंकि उसे लगता था कि सैयद ब्रदर्स एक दिन उसको मार देंगे। अगर उसे सैयद ब्रदर्स से डर है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसको मार सकते हैं, तो कोई तो ग्रुप होगा जो उसे बचा सकता होगा। देयर कुड बी समवन हु कुड सेव हिम। हिंदुस्तानी ग्रुप के सैयद ब्रदर्स खराब हैं फॉर मोहम्मद शाह रंगीला। बचा कौन सकता है? क्यों तुरानी ग्रुप से मदद मांगी जाए? क्या बात बन सकती है? क्यों ना हेल्प मांगी जाए तुरानी ब्रदर्स से, तुरानी ग्रुप से। फर्रुखसियर ने मदद मांगी तुरानी ग्रुप से, निजाम उल मुल्क से। निजाम उल मुल्क जिसका नाम है चिन किलिच खान, और इसने बाद में असफ जाह का टाइटल भी लिया। तो वो चिन किलिच खान या निजाम उल मुल्क से मदद मांगते हैं, जो कि डेक्कन का गवर्नर है और बड़ा ही प्रोमिनेंट है, टर्किश ओरिजिन का है। सेंट्रल एशिया के सारे मुसलमान उसकी बात मानते हैं। उसने कहा भाई मेरे को इनसे डर लगता है, मेरे को इनसे डर लगता है।
थोड़ी मदद करो, इनको भगाते हैं। काफी लंबे समय से ईरानी ग्रुप पावर में रहा था अंडर जुल्फिकार अली खान। हिंदुस्तानी ग्रुप अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान के साथ पावर में है। तो ईरानी ग्रुप पावर चाहता है लेकिन मौका नहीं मिल रहा, और अब एक बादशाह आगे से मदद मांग रहा है। मदद ना करना बेवकूफी होगी। जुल्फिकार अली खान ने कहा कि वो मदद करेगा। निजामुल मुल्क, नॉट जुल्फिकार अली खान, हिज गॉन, हिज डेड। निजामुल मुल्क, जुल्फिकार खान मर चुका है। जुल्फिकार खान मर चुका है और जहांदार शाह को भी मार दिया गया है। जहांदार शाह का एक बेटा है, उसे इन लोगों ने जेल में डाल दिया। इसको क्यों बता रहे हैं सर? बस ऐसे मन कर रहा है, बता रहा हूं, बस ऐसे याद आ गया। जहांदार शाह के बेटे की याद आ गई। आई एम मिसिंग हिम। एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता हूं जहांदार शाह के बेटे को, जहांदार शाह के बेटे को एक मैसेज डाल देता हूं मैं। और हाँ, जहांदार शाह के बेटे को एक मैसेज डाल देता हूं। ठीक है, ठीक है, ओके। जहांदार शाह के बेटे को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया मैंने, उसको आई वॉज जस्ट मिसिंग हिम, जेल में डाल दिया उसको। मुझे एक्चुअली में एक मैसेज करना था। देखो मैंने कितना अच्छा बहाना निकाला ना। नहीं, जहांदार शाह के बेटे की ऐसे याद आ गई तो मैंने बता दिया जेल में है, क्या करें उसका। अरे जेल में रहने दो ना, छोड़ो, ठीक है, बस ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दो। जहांदार शाह का बेटा जेल में है, छोड़ दो उसको, जाने दो, इसका छोड़ो। हम लोग तो निजामुल मुल्क की बात कर रहे थे। जहांदार शाह का बेटा जेल में है, उसको जेल में रहने दें, हमको क्या करना भाई। उसका पापा मारे गए, उसको जेल में डाल दिया। लेट हिम बी इन जेल, लेट हिम बी इन जेल, डोंट केयर अबाउट हिम, जेल में रहने दो उसको। अब देखो क्या होता है कि ये निजामुल मुल्क से मदद मांगते हैं। निजामुल मुल्क कहता है दैट वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, देयर इज नीड टू प्लान अ कॉन्स्पिरेसी। निजामुल मुल्क कहता है कि एक और नोबल हैं, उनसे मदद मांग लूं क्या। वो बोलता है मतलब उनसे मदद हम लोग क्यों मांग रहे हैं। बोले अरे उनका नाम मिलता जुलता है ना, उनका नाम है बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क। बोले इनसे मदद मांग लेते हैं क्योंकि इनका नाम मेरे से मिलता जुलता है। तो एक और नोबल हैं बुरहान उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, उनकी मदद लेते हैं और ये दोनों मिलकर हेल्प करते हैं रंगीला की, हेल्प करते हैं रंगीला की। एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की जाती है। उस कॉन्स्पिरेसी में प्लान यह था कि दोनों भाइयों को मारेंगे। रंगीला ने बोला इस अब्दुल्ला खान को मारो, इसको मारो पहले दौड़ा के, इसके ऊपर मेरे को बड़ी गुस्सा आती है, ये बात नहीं सुनता है मेरी, इसको मार दो। बोले इसको काहे मार दे पहले। बोले पहले हम छुटके वाले को मारेंगे, हुसैन अली खान को, पहले अब्दुल्ला खान को नहीं मारेंगे। बोले नहीं नहीं, पहले अब्दुल्ला खान को मारो। तुम लोग अब्दुल्ला खान को पहले काहे नहीं मार रहे हो। बोले आपको इतना ही पता होता तो लोग आपको रंगीला बुलाते। भाई बुद्धि लगाओ, बुद्धि। और बुद्धि क्या लगानी है, बुद्धि ये लगानी है कि थोड़ा सा ध्यान से देखो इस चीज को। अब्दुल्ला खान वजीर है, हुसैन अली खान मीर बख्शी है, कमांडर इन चीफ। अगर तुमने पहले अब्दुल्ला खान को मारा तो हुसैन अली खान पूरी मुगल आर्मी लेके आएगा, कौन लड़ेगा उससे भाई, कौन लड़ेगा। इजंट इट बेटर कि पहले उस हुसैन अली खान को निपटाएं जिसके पास आर्मी है। वजीर क्या कर लेगा, पैसे से कितना काम होगा भाई, आर्मी है ना रियल पावर, आर्मी इज द रियल पावर। नाउ हुसैन अली खान को यह मारने का प्लान बनाते हैं, हुसैन अली खान को यह मारने का प्लान बनाते हैं इन फतेहपुर सीकरी। वी कैन सी हियर इन फतेहपुर सीकरी, इन फतेहपुर सीकरी। हुसैन अली खान चूंकि वो आर्मी कमांडर है तो वो आर्मी इंस्पेक्शन के लिए गया, और जब वो आर्मी इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो इन्होंने अपना एक सोल्जर आर्मी में प्लॉट कर रखा था। हुसैन अली खान मीर बख्शी भाई साहब वैसे इंस्पेक्ट करते हुए जा रहे थे, एक सोल्जर ने ऐसे तलवार निकाली और ऐसे घोप दी। नाउ हुसैन अली खान डाइड। यू किल द मिलिट्री कमांडर। आर्मी भड़केगी कि नहीं, आर्मी भड़क जाएगी ना अगर आपने मिलिट्री कमांडर को मार दिया तो। आर्मी भड़क गई, हमारा कमांडर कैसे मार दिया, हमारा कमांडर कैसे मार दिया। बट निजाम उल मुल्क एंड बुरहान उल मुल्क वर ऑलरेडी, एकदम तैयार थे वो। उन्होंने पास के कैंप में मोहम्मद शाह रंगीला को बिठा रखा था, एक एलिफेंट भी तैयार रखा था। जैसे ही आर्मी में हलचल हुई कि
कमांडर मारा गया, कमांडर मारा गया। उन्होंने तुरंत से मोहम्मद शाह रंगीला को हाथी पे बिठाया और भड़के हुए सोल्जर्स के बीच में भेज दिया। बोले अरे सोल्जर हमको मार देंगे। बोले पगले हो, राजा हो, क्या बात कर रहे हो, सोल्जर क्यों मार देंगे, राजा ना हो जी, हाथी पे बैठ के जाओ सोल्जर्स के बीच में, सोल्जर भड़के हुए शांत करो। बोले अरे हमको मार दिया तो हमारी सुनते नहीं है, ये ज्यादा उसके सगे हैं हुसैन अली खान के। बोले भाई वो मर गया, तुम बादशाह हो, थोड़ा बादशाह की तरह बिहेव करना सीखो, जस्ट बिहेव लाइक अ बादशाह। जाओ जाओ सोल्जर्स के बीच में जाओ, जाओ सोल्जर्स के बीच में। तब वो सोल्जर्स के बीच में जाता है और वो कहता है दैट आई हैव मेड देम डाई, मैंने इनको मरवाया, बिकॉज दे वर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट मुगल बादशाह, मुगल एम्पायर, मैंने इनको मरवाया है। तो जब वो हाथी पे बैठ के जाता है सोल्जर्स के बीच में तो सोल्जर्स शांत हो जाते हैं। नाउ यू नो कि हुसैन अली खान इज एलिमिनेटेड, हुसैन अली खान एलिमिनेटेड। खबर अब्दुल्ला खान को लगी, अब्दुल्ला खान भागा, भाग के गया, आर्मी बना के वापस लेके आया, हारा, पकड़ा गया, पॉइजन करके इसको मार दिया गया, पॉइजन्ड एंड किल्ड, पॉइजन्ड एंड किल्ड, इसको पॉइजन करके मार दिया गया। He was poisoned and killed, इसको पॉइजन करके मार दिया। उसको मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बदर से छुटकारा पा लिया। लेकिन भाई ये बात तो वही थी कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। उसको प्रॉब्लम सैयद ब्रदर्स से नहीं थी, उसको प्रॉब्लम नोबल्स से थी। वो हिंदुस्तानी ग्रुप की चपेट से निकला और एक दूसरे ग्रुप की चपेट में चला गया। वो हिंदुस्तानी ग्रुप की चपेट से निकला और तुरानी ग्रुप की चपेट में चला गया। निजाम उल मुल्क अब वजीर बन गया और सारी पावर निजाम उल मुल्क के पास आ गई। बुरहान उल मुल्क भी बड़ा डोमिनेंट पावर बन गया, बुरहान उल मुल्क भी बहुत डोमिनेंट पावर बन गया। और अब उसको हो रही है बड़ी टेंशन उसको बड़ी टेंशन हो रही है। बुरहान उल मुल्क, निजाम उल मुल्क और बुरहान उल मुल्क, उसको बड़ी टेंशन हो रही है। उसको लगता था ये उसको मार देंगे, ये उसको मार देंगे। उसको खौफ था, उसको खौफ था। किसका खौफ था? नोबल्स का। बुरहान उल मुल्क से उसको बड़ी टेंशन होती थी। बुरहान मुल्क, निजाम उल मुल्क नहीं। अभी तो चलो निजाम उल मुल्क वाज अ गुड पर्सन, वो थोड़ा सा लॉयल टाइप का था, बट प्रॉब्लम उसको दोनों से थी। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम उसको बुरहान उल मुल्क से थी। बुरहान उल मुल्क को उसने एक दिन बुलाया, बोले तुम इधर आओ। वो गया, बोले तुम कहीं चले जाओ। बोला कहाँ चले जाए? कहीं चले जाओ। बोले कहीं काहे चले जाएं, आपको दिक्कत क्या है? बोले हमें तुम्हारी शकल से दिक्कत है, तुम्हारी शकल हमको अच्छी नहीं लगती है। तो बोले हम कहाँ चले जाएं? तुम कहीं चले जाओ, हमें दिखा ना करो, तुम तो हमें आसपास ना दिखा करो, कहीं भी चले जाओ। वो तो आप ही बता दीजिए कहाँ चले जाए, जहाँ बोलेंगे चले जाएंगे, मुगल बादशाह है ना। वो तुम अवध चले जाओ। वो तो अवध जाके हम क्या करेंगे? बोले हम तुमको गवर्नर बना दे रहे हैं, तुम अवध चले जाओ। भाई हमको अवध काहे भेज रहे हैं? वो तुमसे हमको देख के टेंशन होती है, तुम दिल्ली से दूर रहो, तुम दिल्ली में ना रहा करो, तुम दिल्ली से कहीं दूर रहो यार। भाई हम अवध चले जाएं? बोले चले जाओ। बोले अवध चले तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो होगा फिर चिल्लाना नहीं, उसके बाद जो भी होगा यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बोला भाई जो होगा हम देख लेंगे, बस तुम चले जाओ। बोला फिर जो होगा तुमसे देखा नहीं जाएगा। बोले हम देख लेंगे, तुम जाओ, तुम अवध चले जाओ। इन्होंने बुरहान उल मुल्क को अवध का गवर्नर बना के भेज दिया। 1722 में बुरहान उल मुल्क ने अवध में जाके अवध को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसने बोला हम अब मुगल बादशाह के अंडर में नहीं है। तब ये छटपटाया, बोला अरे इसने तो अवध इंडिपेंडेंट कर लिया, मैंने तो इसको अवध का गवर्नर बना के भेजा था। तो निजामुल मुल्क ने कहा कि हाँ, उसने बोला था ना कि जब होगा तो फिर आप कह रहे थे जो होगा देखा जाएगा। वो बोल रहा था जब जो होगा तो देखा नहीं जाएगा। अब देखो अवध इंडिपेंडेंट हो गया। बुरहान उल मुल्क ने जाके अवध को इंडिपेंडेंट बना दिया। अवध तो इनके हाथ से निकल गया। अब है निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क जो है वो बढ़िया तरीके से गवर्नेंस संभाल रहा है, लेकिन ये कोऑपरेट नहीं करता था। ये उसकी बात काटता था, उसकी बातें मानता नहीं था। वो अच्छी पॉलिसी भी लेकर आता था और डिस्कार्ड कर देता था। बड़ा परेशान हो गया निजामुल मुल्क। कहते हैं निजामुल मुल्क वाज द ओनली नोबल जो सच में चाहता था मुगल एम्पायर ग्रो कर जाए। लेकिन ये पगला राजा जो था, ये पगला राजा ग्रो नहीं करवाने दे रहा था, क्योंकि ये बातें सुनता नहीं था। ये बस कोको कोला पी के घूमता रहता था, डांस करता रहता था, कत्थक करता रहता था। कत्थक करने में इसको बड़ा मजा आता था, तो ये बातें नहीं मानता था। एक दिन वो परेशान हो गया, उसने बोला मैं सोच रहा हूं ना मैं डेक्कन चला जाता हूं। बोले डेक्कन काहे चले जाओगे? बोले डेक्कन में हमारी पुरानी यादें हैं, हम डेक्कन के गवर्नर हुआ करते थे, हम वहीं जाना चाहते हैं। तो बोले कि ठीक है, अब जाना चाहते हो तो हम क्या करें, जाओ
चले जाओ डेक्कन। बोले लेकिन यहाँ पे कौन संभालेगा? बोले हम जा रहे हैं। बोले वहाँ मत जाओ यार, वहाँ हमने किसी और को गवर्नर बना रखा है। तो बोले तो उसको हटा दो, हम पहले वहाँ गवर्नर थे ना, हमको भेज दो। बोले वो हटेगा नहीं। बोले अरे आप बादशाह हो, आप बोलोगे तो हटेगा। बोले हमें को हमारा कहना कोई नहीं मानता, हम बोलते हैं तब भी कोई नहीं हटता। तो बोला फिर हम जा रहे हैं, हम देख लेंगे अपने हिसाब से, हम देख लेंगे। वो अपने हिसाब से क्या देख लो? बोले हम देख लेंगे, आप मत टेंशन लो। निजामुल मुल्क चला गया डेक्कन। डेक्कन गया तो वहाँ का गवर्नर हट ही नहीं रहा था, उसको मारा उसने उसको मारा। 1724 की बात है, वो डेक्कन गया, डेक्कन के गवर्नर को उसने मारा, डेक्कन को वापस से कब्जाया और कब्जाने के बाद वहाँ पे हैदराबाद का एरिया कार्व आउट करके उसने हैदराबाद को 1724 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। नाउ यू सी 1717 में फर्रुख सर के टाइम पे बंगाल आज़ाद हो चुका है, 1722 में अवध अलग हो चुका है, बुरहान उल मुल्क अलग कर चुका है, 1724 में निजाम उल मुल्क डेक्कन जाता है, वहाँ इंडिपेंडेंट हैदराबाद बना लेता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि कर्नाटक भी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, अलग हो जाता है। निजाम उल मुल्क का मुगल कैपिटल को छोड़कर डेक्कन चले जाना इज कॉल्ड एज द डिपार्चर ऑफ लॉयल्टी फ्रॉम मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर से लॉयल्टी चली गई, बिकॉज ही वॉज द ओनली नोबल जो चाहता था कि मुगल एम्पायर ग्रो कर जाए, बट ठीक है नहीं ग्रो कर पाया। अब ये भाई साहब खुश हो गए अपना अकेले, यहाँ दो उनके जो थे सहयोगी, उनके जो दो फ्रेंड्स थे निजाम उल मुल्क और बुरहान उल मुल्क, दोनों ने अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट किंगडम डेवलप कर लिया है। एक भाई साहब जाके बैठ गए कहाँ पे? पड़ोस में अवध में, और एक भाई साहब जाके चले गए डेक्कन में। अब ये जो है हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया, अवध इंडिपेंडेंट हो गया, हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, 24 में वो चला जाता है, और यहां पर वी कैन सी कि मुगल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मुगल एम्पायर यहां पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना। अब देखो कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, द स्टोरी इज नॉट एंडिंग हियर, स्टोरी इज नॉट एंडिंग हियर। कहानी में आगे दौर आता है, 1719 से 48 तक तो हमने देखा। हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1739 में नादिर शाह इंडिया के ऊपर अटैक करता है। नादिर शाह अटैक्ड ओवर इंडिया इन 1739, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह 1739 में अटैक करता है। नादिर शाह कौन है? नादिर शाह पर्शिया का राजा है। पर्शिया प्रेजेंट का ईरान है। उसके पास पैसों की कमी थी तो वह इंडिया को इन्वेड करता था। नादिर शाह इन्वेड करते हुए इंडिया आया, और वो जब इंडिया में आया तो उसने पंजाब के एरिया को अटैक किया, और जब वो पंजाब के एरिया को अटैक करने के लिए आया तब भारत में जो राजा थे वो मोहम्मद शाह रंगीला थे। रंगीला को ये समझ में आया कि भाई देखो हमारे अकेले के बस का तो है नहीं, हमारे अकेले के बस का तो नहीं है कि हम इसको डील कर पाए, ठीक है, अकेले के बस का नहीं है डील करना। तब वो बुलाते हैं निजाम उल मुल्क को, बुरहान उल मुल्क को, दोनों को बुलाते हैं, कहते भाई साहब आओ मदद करो। ये दोनों जाते भी हैं मदद करने। बुरहान उल मुल्क अपनी आर्मी लेके आगे बढ़ता है। बैटल ऑफ करनाल होती है। करनाल की बैटल में बुरहान उल मुल्क हार जाता है, उसे लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसको बंदी बना लेते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला ने उसके बेटे को एक डेजिग्नेशन देने का वादा किया था, लेकिन जब वो कैप्टिव बना लिया गया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने उसके बेटे की बजाय किसी और को डेजिग्नेशन दे दिया। इससे मोहम्मद शाह रंगीला के इस एक्ट से बुरहान उल मुल्क बड़ा नाराज हो गया। अवध वाला बुरहान उल मुल्क ने, हम देखते हैं कि यहां पे देखो मोहम्मद शाह रंगीला, निजाम उल मुल्क और बुरहान उल मुल्क, ये तीनों मिलकर लड़ते हैं बैटल ऑफ करनाल 1739 में नादिर शाह के अगेंस्ट में। नादिर शाह जीत जाता है। नादिर शाह जीत जाता है, बुरहान उल मुल्क को कैप्टिव बना लिया जाता है, लेकिन बुरहान उल मुल्क नाराज हो जाता है। पंजाब से नादिर शाह लौट रहा था, उसने बोला नादिर शाह से कि पंजाब से लौट क्यों रहे हो, क्योंकि वो अब नाराज है मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर, वो चाहता है ये दिल्ली अटैक करे। वो बोलता है असल खजाना तो दिल्ली में है। बोले सच में खजाना दिल्ली में है? बोले हाँ। बोले कितना मिल जाएगा? बोले दिल्ली तुम अटैक करोगे कम से कम 2 करोड़ मिलेगा। बोले पक्का मिलेगा? बोला हाँ। बोला तुम जाओ आर्मी के साथ। वो जाता है आर्मी के साथ, वो लोग जाते हैं, लूटपाट करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में जब नादिर शाह के सोल्जर्स लूटपाट कर रहे थे तभी एक अफवाह फैली कि नादिर शाह मारा गया। जब नादिर शाह के मरने की अफवाह फैली तो लोगों ने नादिर शाह के सोल्जर्स को अटैक किया और नादिर शाह के कुछ सोल्जर्स मारे गए, लेकिन नादिर शाह मरा तो था नहीं। जब उसे इस बात की खबर लगी कि उसके सोल्जर्स को एक अफवाह के चलते मारा गया है, तब उसने एक मैसेकर ऑर्डर किया। उसने बोला दिल्ली में जो भी दिखता है उसका गला काट दो, और उसके बाद नादिर शाह का हुआ ब्रूटल दिल्ली मैसेकर। उसने 20,000 लोगों को दिल्ली में कत्लेआम किया, 20,000 लोगों के गले सर से उतार दिए गए।
इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल मैसेकर में काउंट किया जाता है नादिर शाह का 1939 का ये मैसेकर। उसने मैसेकर किया और वो अपनी आर्मी को लेकर पंजाब वापस लौटा। जब वहां पर गया तो सारी लूटपाट के बावजूद उसे मिले केवल 70 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड था 2 करोड़। तब उसने बुरहान उल मुल्क को बुलाया, बोला इधर आओ, तुमने बोला था कि दिल्ली पे अटैक करूंगा 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। मैं वहां गया, मेरे सोल्जर्स मारे गए, मैंने वहां मैसेकर किया, 20,000 लोगों को कत्लेआम किया और मुझे मिला कितना, 70 लाख रुपए। अगर मुझे पहले से पता होता कि दिल्ली में पैसा नहीं है तो मैं दिल्ली के ऊपर अटैक नहीं करता, तुम्हारे बरगलाने की वजह से मैंने ऐसा किया। कहा जाता है कि उस दरबार में नादिर शाह ने बेइज्जत किया बुरहान उल मुल्क को, उसे गालियां दी, यहां तक कि उसके मुंह पर सब लोगों के सामने थूक भी दिया कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने बोला दिल्ली पे अटैक करूंगा तो 2 करोड़ मिलेंगे, कहां है 2 करोड़, मुझे केवल 70 लाख ही मिले हैं। इतनी बेइज्जती बुरहान उल मुल्क बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जाकर आत्महत्या कर ली। उसे लगा कि वो कैसे मुंह दिखाएगा। एक तो उसने उकसाया और अपने खुद के स्टेट पर हमला करवाया, और दूसरा वो बेइज्जत भी हुआ, गाली भी खाई, मुंह पर थूका भी गया। वो सुसाइड कर लेता है। बुरहान उल मुल्क कमिटेड सुसाइड। नादिर शाह ने उसके बेटे को अवध का गवर्नर बनाया और वो वापस लौट गया। उसने हारे हुए मोहम्मद शाह रंगीला को भी उसकी गद्दी वापस कर दी और बोला तुम मेरे फ्यूडल लॉर्ड बन जाओ। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं था। वो गया और 17 जब वो दिल्ली में अटैक करता है तो उसने यहां अच्छा खासा पैसा लूटा। दिल्ली से उसे 70 लाख रुपए मिले। 70 करोड़ लिखा है, इसे 70 लाख करिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो यहां से जितने पैसे लूट कर गया, अपार्ट फ्रॉम दैट उसे यहां से कोहिनूर हीरा मिला और उसे मिला पीकॉक थ्रोन, यानी कि तख्ते ताउस। उसने जितने पैसे यहां से लूटे उसकी वजह से उसने पूरे पर्शिया को 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। मोहम्मद शाह को उसने बादशाह फिर से बना दिया। बुरहान उल मुल्क सुसाइड कमिट कर लेता है बिकॉज ऑफ द इंसल्ट ऑफ नादिर शाह। हम देखते हैं कि 17 देखो, इसके बाद देखो, ओके, 1748 में नादिर शाह की डेथ हो जाती है। 1748 में नादिर शाह की डेथ हो जाती है। ये है इंडिया और ये है पर्शिया और ये है इंडिया। इंडिया में है मोहम्मद शाह रंगीला, पर्शिया में है नादिर शाह। नादिर शाह, ईयर है 1748, ईयर है 1748। मोहम्मद शाह रंगीला मर जाता है, नादिर शाह मर जाता है। नादिर शाह के मरने के बाद उसका एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसका एम्पायर का एक एक्सटेंशन अफगानिस्तान में भी था। यह अफगानिस्तान का एरिया है जो कि पर्शिया का ही पार्ट हुआ करता था। अफगानिस्तान। उसके मरने के बाद उसके एम्पायर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग लोगों ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के हिस्से को कब्जाया अहमद शाह ने। अहमद शाह। नादिर शाह के मरने के बाद पर्शियन एम्पायर के अफगानिस्तान के हिस्से पर पावर में आया अहमद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के मरने के बाद मुगल गद्दी पर आया
अहमद शाह। मतलब 1748 अफगानिस्तान में अहमद शाह, इंडिया में अहमद शाह। अभी तो सेम सेम हो गए, अहमद शाह अहमद शाद, एकदम सेम नाम नहीं, कुछ तो अंतर होना चाहिए। ये बने अहमद शाह बहादुर। ये लोग बात बात पे अपने नाम के सामने बहादुर लगा लेते थे, तो ये बन गए अहमद शाह बहादुर। और ये बना अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह अब्दाली। ये कई बार अपना टाइटल दुर्रानी यूज करता था, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी। तो इंडिया में आया अहमद शाह बहादुर और पर्शिया में आया अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह के ऊपर अटैक करता था, मतलब अहमद शाह बात बात पर इंडिया के ऊपर अटैक करता था, क्योंकि अफगानिस्तान में रिसोर्सेस की कमी थी। तो अब्दाली इंडिया के ऊपर फ्रिक्वेंटली अटैक करता था यहां पर लूटपाट करने के लिए, और यह बहुत ही कॉमन था। उसने 1748 से 67 के बीच में 8 बार इंडिया को अटैक किया। 2 बार तो उसने अहमद शाह के समय पर ही अटैक किया, मतलब अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह बहादुर के टाइम पर ही 2 बार अटैक किया। एंड अहमद शाह बहादुर वाज अ वेरी वीक रूलर। वो ना तो सही से एम्पायर संभाल पा रहा था और ना ही उसको रूल करने में इंटरेस्ट था, तो वो चीजें मैनेज कर भी नहीं पा रहा था। ही वाज नॉट कैपेबल ऑफ मैनेजिंग एवरीथिंग। हम देखते हैं कि अहमद शाह एक इनेप्ट रूलर था, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं था रूल करने में, तो उसकी ओर से उसकी मदर उधम बाई रूल करती थी, जिनको क्वीन मदर बुलाया जाता था। उन्होंने किबला आलम का टाइटल भी लिया था। वो भी रूल करने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी, तो वो हेल्प लिया करती थी एक यूनिच यानी कि किन्नर जावेद खान की। जावेद खान काफी इनफेमस था। अहमद शाह अब्दाली ने, जो अफगानिस्तान से था, वो एक बार 1749 में और एक बार 1752 में इन्वेड करता है, दिल्ली तक आता है, पंजाब तक आता है। वो इस वजह से हम देखते हैं कि वो पंजाब और मुल्तान का एरिया अहमद शाह बहादुर उसे दे देता है। मुल्तान का एरिया उसको दे दिया जाता है ताकि वो अटैक ना करे, बाउंटी के तौर पर। मालवा और बुंदेलखंड इसी के समय पर मराठास ने इससे ले लिए। और फिर इसके टाइम पर एक वजीर आया, नाम था इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क उसका वजीर था। इमाद उल मुल्क के हिसाब से इमाद उल मुल्क एक बड़ा रिलीजियस पर्सन था। वो वजीर बना, वो चाहता था कि मुगल बादशाह एक सच्चा इस्लामिक फॉलोअर हो, वो एक सच्चा मुसलमान मुगल बादशाह के तौर पे देखना चाहता था। He wanted a true Muslim to be मुगल एम्परर। अब सच्चा मुसलमान वो कहां से लाए? उसके हिसाब से अहमद शाह बहादुर वॉज नॉट ए सच्चा मुसलमान, तो उसने उसको उसकी आंख में गर्म करके सरिया घुपा दी, अंधा कर दिया। बोला तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, तुमको मैं अंधा कर दूंगा। उसने उसको अंधा करके सलीमगढ़ के फोर्ट में इंप्रिजन कर दिया। अहमद शाह बहादुर का रेन खत्म हो गया, उसको उसके वजीर ने अंधा कर दिया। यह है दौर लेटर मुगल्स का। राजाओं के गले काटे जा रहे हैं, नोबल्स उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोको कोला पी रहे हैं, अफीम खा रहे हैं, उन्हें उनका वजीर अंधा कर दे रहा है। दिस इज द फेज ऑफ लेटर मुगल्स। ये फेज है लेटर मुगल्स का। अहमद शाह बहादुर मर गया, जेल चला गया। अभी इमाद उल मुल्क को चाहिए एक सच्चा मुसलमान। सच्चा मुसलमान मतलब कैसा मुसलमान? औरंगजेब जैसा मुसलमान। इमाद उल मुल्क के अकॉर्डिंग औरंगजेब सच्चा मुसलमान था जो मुगल बादशाह था। उसके अलावा कोई मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं था जो मुगल बादशाह था। उसका सपना था कि औरंगजेब जैसा एक राजा गद्दी पर बैठे। उसको चाहिए था एक सच्चा मुसलमान। उसने वैकेंसी निकाली। भाई साहब, वैकेंसी है मुगल बादशाह बनने के लिए। सबने पूछा क्वालिफिकेशन क्या है? बोले सच्चा मुसलमान होना चाहिए। पिछली बार क्वालिफिकेशन थी जिंदा रहना चाहिए, इस बार क्वालिफिकेशन है सच्चा मुसलमान होना चाहिए। वैकेंसी इज आउट, लिंक्डइन पे उसने डाल दिया। अब सारे लोग अप्लाई करने लगे। उसने बोला नहीं मजा नहीं आ रहा, सच्चा मुसलमान मैं बनाऊंगा। तब उसने कहा कभी कोई एक दौर था जब एक राजा की मुंडी काट दी गई थी और वो पहला मुगल बादशाह था जिसको जान से मारा गया था। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? जहांदार शाह। ओहो जहांदार शाह। इमाद उल मुल्क ने कहा कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, उसका एक लड़का भी था। उस लड़के का क्या हुआ जी?
उसके मिनिस्टर्स ने बोला, उसके बाकी के सबऑर्डिनेट्स बोला उसको तो इन लोगों ने जेल में डाला था। बोले वो अभी जेल में ही है। बोले हाँ जी वो जेल में। बोले निकालो निकालो उसको। याद आया, मैंने मैसेज किया था उसको कि तुम्हारी याद आ रही है। आई वॉज मिसिंग द सेकेंड सन ऑफ जहांदार शाह हु वॉज इम्प्रिजन्ड इन 1712। उसकी पूरी जिंदगी जेल में बीत गई थी, उसे जेल में डाला गया था और वो जेल में ही था। इमाद उल मुल्क ने उसे जेल में से निकाला। आपको तभी क्या लग रहा था कि मैं फालतू में मैसेज कर रहा हूं और मैं ऐसे बातें बना रहा हूं इधर की उधर? हिस्ट्री है ये, हर बात हिस्ट्री है, एवरीथिंग इज हिस्ट्री। और मैंने जो कुछ कहा वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने किसी का जिक्र किया है तो वो जरूरी होगा, फालतू जिक्र नहीं होगा, फालतू जिक्र नहीं होगा। बोले वो लड़के को निकालो। तो इन्होंने इमाद उल मुल्क ने जहांदार शाह के दूसरे बेटे को निकाला और उसको बोला मुगल बादशाह बनोगे? उसने बोला बन जाएंगे। बोले सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा। बोला बन लेंगे, जेल में थे वहां बुरा मुसलमान बनने का मौका भी कहां था, सच्चे मुसलमान ही थे जेल में। बोले बन लोगे ना? बोले हाँ। और तुम्हारा नाम दूसरा रखना पड़ेगा। बोले क्या नाम रखे? बोले देखो मेरे लिए सच्चा मुसलमान औरंगजेब। औरंगजेब का एक नाम और था, आलमगीर। डू यू रिमेंबर? डू यू नो? औरंगजेब का एक और नाम था आलमगीर। बोले मैं तुम्हारा नाम रखूंगा वही जो औरंगजेब का था, आलमगीर। बोले लेकिन वो तो उनका नाम था। बोले तुम्हारा 2 रख देते हैं ना, तुम आलमगीर 2 बन जाओ। बोला ठीक है, अब तुम ही बना रहे हो, जो मर्जी नाम रख दो। उसने जहांदार शाह के दूसरे बेटे को आलमगीर 2 के नाम से गद्दी पे बिठा दिया। आलमगीर 2 के नाम से गद्दी पे बिठा दिया। अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर सेकंड, 1754 से 59। अहमद शाह अब्दाली ने उसके टाइम में दिल्ली को इन्वेड किया। उसी के समय पर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। जहांदार शाह का सेकंड बेटा था वो, इमादुल मुल्क ने उसे गद्दी पे बिठाया था। बाद में उसने उसे भी गद्दी से उतार दिया। हम देखते हैं कि अब्दाली ने जब इन्वेड किया तो इमादुल मुल्क, उसका जो वजीर था, उसने आलमगीर सेकंड को मार दिया। बाद में उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने नजीबुद्दौला को मिनिस्टर बना दिया, इमादुल मुल्क को हटा दिया। मतलब कि आलमगीर सेकंड को उसने जेल से निकाला, बादशाह बनाया और मार दिया। अरे भाई वो तो जेल में ही भला था। आलमगीर सेकंड का ये टेन्योर रहा 54 से 59 का। इसके बाद शाह आलम सेकंड पावर में आए 1760 से 1806 के बीच में। हम देखते हैं कि अब्दाली ने शाह आलम सेकंड को एम्परर के तौर पे एक्नॉलेज किया और नजीबुद्दौला को उसका मीर बख्शी यानी कि बना दिया मिनिस्टर। उसको बना दिया क्या? ही वॉज मेड मीर बख्शी। उसी के रेन में 2 सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर। वो भागकर अवध चले जाते हैं क्योंकि वो वजीर इमादुल मुल्क से कन्फ्रंटेशन में थे। मराठाज उनकी अथॉरिटी को रीस्टैब्लिश करते हैं और उन्हें 1771 में वापस लेकर आते हैं। 1771 में मराठा उन्हें दिल्ली में रिटर्न लेकर आते हैं। 1772 में मराठाज दिल्ली को अपने अंडर में ले लेते हैं। बाद में हम देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है, ये पूरा सिनेरियो आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अकबर शाह 2 यहां पे रूल करते हैं। राजा राममोहन रॉय ने उन्हें राजा का टाइटल दिया। राजा राममोहन रॉय को उन्होंने राजा का टाइटल दिया। एक बार की बात है, उन्हें खबर मिली कि राजा राममोहन रॉय जा रहे हैं ब्रिटेन की महारानी के पास। मैं आपको बता दूं कि 1803 के बाद दिल्ली अंग्रेजों के पास आ गई थी और मुगल बादशाह पेंशनर बन चुका था। मुगल बादशाह को पेंशन मिलती थी। अकबर शाह 2 पेंशनर थे, उन्हें पेंशन मिल रही थी। उन्हें खबर लगी कि राजा राममोहन रॉय ब्रिटेन जा रहे हैं महारानी से मिलने। उन्होंने राजा राममोहन रॉय को बुलाया। उन्होंने कहा सुना है जा रहे हो ब्रिटेन की महारानी से मिलने? बोले हाँ जी जा रहे हैं। बोले तो एक काम करो, महारानी से बोल देना हमारी पेंशन बढ़ा दें। बोले महाराज आप क्या बोल रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं? मैं एक साधारण सा इंसान हूं, ठीक है थोड़ा अंग्रेजों से बातचीत अच्छी है मेरी, लेकिन मैं एक आम इंसान हूं। आप मुगल बादशाह, वो ब्रिटेन की महारानी, आपकी पेंशन बढ़ाने की बात मैं करूं? मतलब मुगल बादशाह की पेंशन बढ़ाने की बात ब्रिटिश महारानी से, क्वीन से राजा राममोहन रॉय करेंगे। भाई मैं हूं कौन? बोले अरे आप राजा आदमी हैं। बोले राजा आदमी बोलने से थोड़ी होता है। बोले बोलने से होता है, मैं मुगल बादशाह हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप राजा आदमी हैं तो आप राजा आदमी हैं। जाइए मैं आपको आज से राजा का टाइटल देता हूं। नाउ यू विल बी राजा टुडे ऑनवर्ड्स। अब आपका नाम राममोहन रॉय नहीं होगा, आप होंगे राजा राममोहन रॉय।
बोले क्यों? बोले ताकि आप मेरे पेंशन के लिए बात कर सकें। राजा राममोहन रॉय ने बोला राजा तो पूरे आप भी नहीं है, रही बात ठीक है आप कह रहे हैं कि हम राजा हैं तो मान लेते हैं। तो अकबर शाह सेकंड ने राजा राममोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया, इसलिए ताकि वो जाकर उनके पेंशन बढ़ाने की बात कर सके। आखिर राजा राममोहन रॉय ब्रिटेन की महारानी से मिलने क्यों जा रहे थे? ऑफ कोर्स वो पेंशन की बात करने तो नहीं जा रहे थे। आखिर क्या कारण था कि वो मिलने जा रहे थे ब्रिटिश क्वीन से? जानेंगे चैप्टर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में। तब तक इस चीज के लिए आपको इंतजार करना होगा, इस सस्पेंस को मेंटेन रखिए। हम देखते हैं उनके समय में उनके नाम से सिक्के छपने बंद हो गए। वो ब्रिलियंट पोएट थे और फूल वालों की सैर वो एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाते थे। उसके बाद बहादुर शाह सेकंड पावर में आते हैं। बहादुर शाह जफर के नाम से जाने जाते थे, पोएट्री लिखते थे। इन्हीं के समय में 1857 का रिवोल्ट हुआ, इन्हें रंगून डिपोर्ट कर दिया गया और 1862 में वहीं उनकी मौत हो जाती है। इस तरीके से उनके जो 3 सक्सेसर्स थे तीनों को मार दिया गया और मुगल डायनेस्टी इज ओवर। बहादुर शाह सेकंड वाज द लास्ट एम्परर इन मुगल डायनेस्टिक लाइन इन लेटर मुगल्स। इनके मरने के बाद ये पूरा मामला फिनिश हो गया। अब सवाल आता है कि व्हाई डिड मुगल्स डिक्लाइन? मुगल्स का डिक्लाइन क्यों हो गया? रीजंस वर वेरी सिंपल। औरंगजेब की पॉलिसीज, जहां पर उसने नाराज किया मराठास को, राजपूतों को और सिखों को भी। वॉर ऑफ सक्सेशन, ये सारे बात बात पे लड़ जाते थे। औरंगजेब के बाद कोई ढंग का राजा नहीं आया। नोबल्स सिर्फ अपना अपना देख रहे थे, गुटबाजी शुरू हो गई। मिलिट्री इनकी कमजोर हो चुकी थी। इकोनॉमिकली इनका एग्रीकल्चर बेकार हो चुका था, ट्रेड भी अच्छा नहीं चल रहा था। एम्पायर का साइज बहुत बड़ा था। कई सारे रीजनल स्टेट्स इमर्ज हुए जिन्होंने इनको कार्व आउट करके खा लिया, और फॉरेन इन्वेजन नादिर शाह का और अहमद शाह अब्दाली का, ये इनके डिक्लाइन के रीजंस बने। अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग बात कहते हैं। सतीश चंद्रा कहते हैं जागीरदारी क्राइसिस की वजह से ऐसा हुआ, जमीनों को इन्होंने जागीर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जिससे डिक्लाइन हुआ। इरफान हबीब कहते हैं एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर गया। जेफ रिचर्ड कहते हैं बेजागीरी, जागीर देने को नहीं थी, लोग जागीर डिमांड कर रहे थे। रीजनल स्टेट रीजन सेंट्रिक अप्रोच मुजफ्फर आलम कहते हैं, मतलब कई सारे रीजनल स्टेट्स इवॉल्व हो गए थे। जगन्नाथ सरकार कहते हैं कि नोबल्स का जो कैरेक्टर था वो डिटोरिएट कर गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स के बारे में हमने डिटेल से बात करी है। आज के सेशन में ये चैप्टर जारी रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स के बारे में और उस समय की सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार करिए और ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।